जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपकी अपनी परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और जैसा कि आपको बताया गया था कि 15 तारीख से हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज आपका बैच स्टार्ट हो चुका है और आपका आज सारथी बैच में स्वागत है। सारथी बैच है क्या, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो जिस किसी ने ये नहीं देखा तो आप जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाओ और सारथी बैच का इंट्रोडक्शन जरूर देखो, क्योंकि आप समझ जाओगे कि इसका नाम हमने सारथी बैच क्यों रखा, किस तरह परीक्षा में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पारस की पथरी सिद्ध होने वाला है और किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या इसमें करने वाले हैं। तो समय को ना गवाते हुए आज अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करते हैं और किस एग्जाम की हम आज सोल्व करने वाले हैं। तो एक ग्रुप डी का एग्जाम है जो 27 सितंबर को हुआ था पहली शिफ्ट में, आपको बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा। 27 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में ये ग्रुप डी का जो 2018 में एग्जाम हुए थे उनका मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और इस एग्जाम में आपके कुल क्वेश्चन पूछे कितने गए हैं, जो मैथ के क्वेश्चन जो थे, इसमें केवल मैं मैथ क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। एक सारथी बैच आपका फिजिक्स का भी आने वाला है, उसमें मैं फिजिक्स का सभी जो साइंस के क्वेश्चन है उसमें मैं साइंस के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सारथी बैच की आपकी दो सीरीज चलेगी, एक सारथी बैच मैथ सीरीज और दूसरी चलेगी सारथी बैच फिजिक्स की सीरीज। तो मैथ के क्वेश्चन का जो नंबर था इसमें वो था आपका 29 क्वेश्चन थे। वैसे 30 क्वेश्चन मैथ का आया गया, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आया गया, लेकिन कई बार क्या हो आप तय नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन मैथ का है या रीजनिंग का है, क्योंकि रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो अंकिंग रीजनिंग आवे, मैथ से रिलेटेड आवे, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाली रीजनिंग आवे। तो शायद एक क्वेश्चन हम वहां सोल्व कर लेंगे, वहां छोड़ दिया होगा। तो कुल इसमें 29 क्वेश्चन थे जिन्हें हम मैथ में रख सके। तो अब सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन का नंबर आपको अलग हो सके, जैसे 5वें नंबर पर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिखाई दिया मैथ का, तो हो सके मैं वो पहले नंबर में करवा दूं। लेकिन इसमें आपके सभी मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज रखते हो साथ में या खरीद रखी हो आपने कोई बुक वगैरह, तो आप देख सकते हो 27 सितंबर में जितने भी एग्जाम हुए सभी क्वेश्चन उसमें ये पूछे गए हैं। समय को बेकार ना करते हुए क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा। अब क्वेश्चन में एक क्या कह रहा, एक पानी की टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। इसका मतलब पानी की टंकी पूरी नहीं भर रही। अगर उसमें 5 लीटर पानी आना था तो केवल उसमें 2 लीटर ही पानी भर रहा, 2/5 लीटर पानी भर रहा। क्षमता का पानी की टंकी की जो क्षमता है, टंकी की जो क्षमता है, अगर उसमें 5 लीटर पानी आना था तो उसमें 2 ही लीटर पानी भर रहा। अगर उसमें 50 लीटर पानी आना था तो उसमें 20 लीटर पानी भर रहा। अगर उसमें 500 लीटर पानी आना था तो उसमें 200 लीटर पानी भर रहा। तो अगर हम अंदर टंकी की क्षमता का पता चल जा तो ये पता चल जा कितने लीटर पानी टंकी में भर रहा। अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, यानी कि कोई ए पाइप है जो टंकी को भरने का काम करे और ये ऐसा कितने मिनट में, 12 मिनट में भर रहा है। प्लस का चिन्ह इसलिए लिया क्योंकि ये भरने वाला है। दूसरा बोला बी से 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो जो बी है वो 6 मिनट में खाली कर सके, माइनस इसलिए क्योंकि खाली कर रहा। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 12 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब टंकी पूरी 12 लीटर की क्षमता है, लेकिन वह पूरी नहीं भर रही, वह भर रही 2/5 लीटर, 2/5। तो 12 का 2/5 निकाल लेंगे, टंकी कितनी भर रही, 5 दूनी 10, बचेंगे 2, 5 चौक 20 और 24 दूनी 48, यानी कि 4.8 लीटर पानी टंकी में है। अब देखो इसने बोला कि टंकी 12 मिनट में भर दे, लेकिन टंकी की क्षमता तो पूरी 12 थी, तो इसका मतलब 12 मिनट में 12 लीटर पानी भर रहा। 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 लीटर। 1 लीटर नहीं कह सकते हम, 1 यूनिट कह देंगे, 1 यूनिट पर मिनट पानी भर रहा ए। ये 6 मिनट में खाली कर रहा, तो 6 दूनी 12, 2 यूनिट पर मिनट पानी ये खाली कर रहा है। इस पर माइनस चिन्ह लगा देंगे क्योंकि खाली कर रहा। अब एक बात देखो,
ए जो है वो तो 1 यूनिट पानी भरे लग रहा, बी जो है 2 यूनिट पानी निकाल रहा। अब 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, यू 1 यूनिट भरेगा, 1 लीटर मान सको, यू 1 लीटर भरेगा और यू 2 लीटर खाली कर देगा। अब आप कहोगे जब 1 लीटर पानी हम टंकी में डालने लग रहे, 2 लीटर उसमें से निकालने लग रहे, तो इसका मतलब 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकल गया। सोचो खाली टंकी है, उसमें आपने 1 लीटर पानी निकाला, 1 लीटर पानी उसमें डाला और 2 लीटर निकाल लिया, तो 1 लीटर जो डालना था वो तो निकाल ही लिया, 1 लीटर फालतू निकाल लिया, वो हमने टंकी पे तो ही तो लिया। तो टंकी में से प्रति मिनट 1 लीटर पानी निकल रहा। तो ए प्लस बी जब दोनों काम करेंगे तो कितना पानी निकल रहा, 1 यूनिट पानी प्रति मिनट निकल रहा। अब हमें टंकी कितनी भर रही, उसने बता दिया टंकी भर रही 4/4.8 लीटर। अब 4.8 लीटर पानी खाली कितने बार में हो जाएगा, जब 1 मिनट में 1 यूनिट पानी खाली हो रहा तो 4.8 यूनिट पानी कितने में खाली हो जाएगा, 4.8/1, यानी कि 4.8 मिनट में वह टंकी पूरी खाली हो जाएगी। तो इसका आंसर जैसे ऑप्शंस आपको दिख रहे, यह टंकी 4.8 मिनट में भर जाएगी, पहला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। यह टंकी 4.8 मिनट में खाली हो जाएगी, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यह टंकी 4.2 मिनट में खाली हो जाएगी। अगर आपकी ये समझ नहीं आ रहा तो बेटा इसमें कमी कहाँ है, कमी है कि आपने अभी तक मैथ कंप्लीट नहीं करा। तो आपको मैथ, तो अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो बेटा आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे एक नया बैच मिल जाएगा, योद्धा बैच, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे, तो आप उसे जाकर पढ़ो। ये सीरीज केवल उनके लिए है जिन्होंने मैथ कंप्लीट कर रखा, भले ही ज़्यादा अच्छा ना कर रखा हो, लेकिन एक बार पूरा मैथ कंपटीशन का कंप्लीट कर रखा या ये चैप्टर कंप्लीट कर रखा। वैसे आप भी इसे देखो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मैं इसे पूरे को एक्सप्लेन करके ही करवाऊंगा, ठीक है। अब ये जो सीरीज है योद्धा सीरीज, योद्धा सीरीज में आपको मैथ के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, वो चैप्टर वाइज मैथ के भी आपको सीरीज चलेगी, और जो आपकी साइंस है साइंस की भी चैप्टर वाइज सीरीज चलेगी। और जो ये आपका सारथी बैच है तो इसमें आपकी मैथ की और साइंस की जो प्रीवियस ईयर पिछले क्वेश्चन है उसमें भी उसकी सीरीज चलेगी। अब क्या प्रीवियस ईयर सीरीज में ग्रुप डी की चलेगी, बिल्कुल नहीं, ग्रुप डी की भी चलेगी, एसएससी सीजीएल की, एसएससी जीडी की, सीएचएसएल की, यूपीएसआई की, जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं एमटीएस की, सभी की इसमें सीरीज चलेगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखियो, जरूरी नहीं कि ये रेलवे में आया तो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में भी ये चैप्टर आने वाला है तो ये उसमें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे में थोड़ा सबसे बढ़िया लेवल तो एसएससी सीजीएल में आवे या कैट के एग्जाम में आवे, तो उसके बाद रेलवे बहुत बढ़िया लेवल रखा है मैथ का। अब यही लेवल उसके बाद थोड़ा सा नीचा हो जाए आपके स्टेट एग्जाम में, तो आपके ये क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में भी हो सके, जैसे यूपी पुलिस में आ गया, एसएससी जीडी में आ गया, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आवे एसएससी जीडी के धरती पे। जित सबसे सरल एग्जाम अगर क्वालिफाई करना आपको सरकारी एग्जाम तो एसएससी जीडी है, सबसे आसान एग्जाम आवे, नो निगेटिव मार्किंग होती, बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जा। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है सबसे आसान है एसएससी जीडी, ठीक है, उसमें भी मैथ देखने को मिलेगा आपको। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आप 100 में से 100% का मैथ कर सकते हो। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन देखने को दिख गया होगा, तो इसे देखो, ट्राई करो, कोशिश करो वीडियो को रोक के, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। वीडियो को पुश कर लिया करो देखने के लिए, और उसके बाद देखा करो कि क्वेश्चन हम पे हो पा रहा या नहीं हो पा रहा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक सारणी आपको क्वेश्चन में दी गई है, इसमें 3 महीने दे रखे, जनवरी फरवरी मार्च, प्रति किलोग्राम मूल्य, यानी कि जनवरी में जो मूल्य रहा इनका 40 रुपये, फरवरी में भी 40 रुपये, मार्च में भी 40 रुपये। अब अगला साल आ गया, दूसरे साल में जनवरी में उस वस्तु का मूल्य कितना था 35 रुपये,
फरवरी में 50 रुपये और मार्च में 35 रुपये। अब पूछा क्या मर्श है, निम्न सारणी में दिए गए 2 वर्षों के माध्य 3 महीनों के लिए सब्जियों के प्रति किलोग्राम औसत मूल्य में अंतर बताइए। यानी कि पहले साल जो औसत मूल्य रहा, दूसरे साल जो औसत मूल्य रहा, उनके बीच अंतर बताना। अब सारणी तो मैं बनाने वाला नहीं, आपको दिखाई दे रही बोर्ड पे सारणी। अब देखो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने दे दिए। जो पहले साल है या पहला साल है, ये दूसरा साल है। अगर क्वेश्चन इसमें आ रहा हो तो हटा दियो। अगर पहला साल है, ये दूसरा साल है, इनकी रेट कितना 40 40 40। अब देखो इसका जनवरी में भी 40, फरवरी में भी 40, मार्च में भी 40, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, औसत डायरेक्ट ही निकल रहा। औसत क्या हो, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, औसत आपने पढ़ा हो, जितने आंकड़े दे रखे हो सारों को जोड़ दो, जितने उनके आंकड़ों का नंबर हो, संख्या हो, उसका भाग दे दो। लेकिन वास्तव में औसत को आज के बाद आपकी परिभाषा दूसरी रट लो, औसत हो एक सार करना। इसका मतलब अगर यहाँ देखो, अगर आपको आंकड़े दे दिए 20, 22 और आपको एक आंकड़ा दे दिया 24, तो आपको इसका औसत निकालना। तो औसत क्या हो, बराबर करना। अगर मैं 2 यहां से निकाल के इसे दे दूं, 24 में से 2 निकाल दूं मैं और इसे दे दूं, तो ये 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा आपका 22। औसत का मतलब है सारी चीजों को एक सार करना। जो मोटा है उसे पतला कर दो, जो छोटा है उसे बड़ा कर दो, जो बड़ा है उसे छोटा कर दो, सबको एक फॉर्मूला को निकाल दो, एक सार कर दो। ठीक है। अब आप इसे पहला जोड़ोगे, फिर 3, दूसरा तरीका ये पता ही है आपको, 20 + 22 + 24/3, सारों को जोड़ियो फिर 3 का भाग दे दो। तुम सीधा ही ना देख लो, ये 2 फालतू है, यहाँ निकाल के ऐसा दे दो, सारे 22 हो जाएंगे, औसत आपका 22 आ जाएगा। क्योंकि औसत है सबको एक सार करना, सबको बराबर करना। ठीक। अब देखो दूसरे साल इसने क्या क्या रेट दिया। दूसरे साल जो जनवरी में रेट था वो आपका था 35 रुपये, जो फरवरी में रेट था वो था आपका 50 रुपये, जो मार्च में रेट था वो था आपका 35 रुपये। अब आप देखो मैं 35 औसत कह सकूँ था अगर यहाँ भी 35 होता, जैसे यहाँ मैंने 40 कह दिया। औसत क्या हो, सबको एक सार करो। ये 35 तक कितना फालतू है, आपको हो गया 15 फालतू है। ठीक है, 15 निकाल लो। इसमें से अगर हमने 15 निकाल लिए तो ये 35 हो गया। अब सारे 35 हो गए, हाँ जी हो गए सारे 35। लेकिन जो ये 15 है ये निकाल का आपने अलग रख रखा, ये भी तो इन्हें तीनों को बांटना पड़ेगा। तो 15 के 3 हिस्से कर लो, 15/3, एक के बांटा कितना आ जाएगा 5। तो इस 35 में 5 हिस्सा दे दो, 5 हिस्सा दे दो, 5 हिस्सा दे दो, तो औसत आपका कितना हो जाएगा, औसत आपका हो जाएगा 40। औसत 40 40 40। ठीक है, तो दूसरे महीने का औसत आपका 40 हो गया। दूसरा तरीका ये भी है, इसका 35 था, 50 था, 35 था, सारों को जोड़ लो, 35 और 35 70 और 50 कितने हो गए 120। 120/3 कितना हो गया 40। तो आपने देखा होगा पहले साल के तीनों महीने का औसत 40 है, दूसरे साल के तीनों महीने का औसत आपका 40 है। इसका मतलब औसत में कोई अंतर नहीं आया। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि औसत में क्या अंतर आया, तो आप लिख दोगे कि औसत में कोई भी अंतर नहीं आया। ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, औसत मूल्य में कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे गया होगा, उसे ट्राई करो, फिर मैं उसे सॉल्व करवाता हूं, मजा आ रहा होगा। तो इसी तरह अगर आप तैयारी करोगे, देखो होता क्या है, आपका क्वेश्चन आवे लेकिन एग्जाम में जब बैठो तो आपका हो नहीं पाते। कारण क्या है उस चीज का, उस चीज का कारण है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आवे, आप घर पे बैठे चैप्टर खोल लिया, लाभ हानि का या कार्य समय का या कोई आपने ब्याज का, नंबर सिस्टम का कोई भी चैप्टर खोल लिया, उसके सारे क्वेश्चन करोगे, लेकिन उस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट लग रहा, लाभ हानि में एक कॉन्सेप्ट है, आपने उसका बेसिक पढ़ लिया तो क्वेश्चन करते चले जाओगे। लेकिन जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आवे, वे हर एक क्वेश्चन उठ उठ के अलग अलग
पे अलग अलग चैप्टर में से आवेंगे। तो आपका माइंड अगर लाभान्विषक का क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो फिर अचानक वो कहाँ पहुंच जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया वो निकालना पड़ गया, फिर पहुंच गया कार्य समय का वो निकालना पड़ गया। तो माइंड लगातार बढ़ता रहे, ठीक है, इसलिए आप नहीं कर पाते। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज को, इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, क्योंकि फिर रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वे सॉल्व करने की। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा। पाइप ए एक भरने वाला पाइप है, जो पाइप ए है टंकी को भरने वाला पाइप है, जो एक खाली टंकी को 69 घंटे में भर सकता है। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। पाइप ए है जो उसे 69 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है इसलिए हम प्लस ले लेंगे। पाइप बी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप बी है जो भरी हुई टंकी को कितने घंटे में सोल्व कर, वो इसे निकाल दे, खाली कर दे, 40 घंटे में खाली कर दे। जब टंकी भरी हुई थी तब पाइप बी से शुरू करते हैं। टंकी पूरी भर रही थी तो पाइप बी खोल दिया, उसके बाद क्या करा, उसके बाद पाइप ए खोल दिया। तो बारी बारी से एक बार बी खोल लेंगे, एक बार ए खोल लेंगे। तो क्या दे रखा, एक एक बार करके प्रत्येक पाइप को 1 घंटे के लिए खोला जाता है। 1 घंटे के लिए बी खोल दिया, उसके बाद इसे बंद कर दिया, 1 घंटे के लिए ए खोल दिया। तो बारी बारी वाले क्वेश्चन आ गए आपके कार्य समय का एक जो टाइप है उसमें बारी बारी के क्वेश्चन आया गया है। तो उसमें से उठा के दे रखा तो टंकी खाली होने में कितना समय लेगी। अब देखो टंकी ये 69 में भरा था घंटे में, ये भरा था 40 घंटे में। इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने का तरीका क्या हो, देखो 69 कहीं था, 23 दूनी 40 और 23 थी 69 हो, तो 23 थी 69 हो गया और 23 दूनी 40, सभी अभाज्य पद ले लिए। और कोई तो नहीं, इसता पूरा कट रही है, इसता भी पूरी कट रही है। इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इन्हें तोड़ लो और सारे अभाज्य पद ले लो। 69 का 23 थी 69, 40 में 23 तो ले लिया था, 23 दूनी 40 ले लिया। अब जब इस तरह से भाग देंगे तो 23 थी 69 था, 69 कट जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब 2 यूनिट प्रति घंटा पानी भर रहा है। तो ये कितने यूनिट भरेगा, 23 दूनी 40, ये भरेगा 3 यूनिट प्रति घंटा पानी खाली करेगा, सॉरी, क्योंकि ये खाली कर रहा, ये भर रहा। अब देखो एक बात का ध्यान देना इसमें कि बी वाला जो टाइप का पी वाला पाइप था ये उसे खाली करे लग रहा, और पहले हमने बी वाला खोला। इसका मतलब पहले घंटे बी 3 यूनिट पानी निकल जाएगा। 1 घंटा हो लिया, 3 यूनिट पानी निकल गया, इबी से बंद कर दिया। दूसरे घंटे 1 घंटे जो अगला घंटा आवेगा तो उसमें कितने यूनिट पानी भरेगा, 2 यूनिट पानी भर देगा। तो आप देखो कि 2 घंटे में, कितने घंटे में, 2 घंटे में 1 यूनिट पानी क्या हो गया, निकल रहा टंकी में से, और टंकी हमें खाली करनी। अब ये टोटल कितना है, 3 दूनी 6 और 36 18 का 8 का हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, तो 138 यूनिट उसकी क्षमता है टंकी की। यह हमें पूरी खाली करनी। हमें पता 2 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली हो जाए, लेकिन इसमें एक लॉजिक हो रहा है। लास्ट में कौन सा पंप काम कर रहा, पहले ही भर रहा, लास्ट में ही भरने का काम कर रहा। अगर हम 2 घंटे लेकर चल रहे तो 2 घंटे में लास्ट में 2 यूनिट भरे लग रहा, लेकिन तीसरे घंटे क्या होगा, जो लास्ट की 3 यूनिट बचेगी ये बी वाला उसे निकाल देगा, फिर खाली कर, जो भरने वाला है वो नहीं चले। मान के चलो एक ये खाली कर रहा, ये भरे लग रहा, तो हमें पता चल गया 2 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली होवे लग रहा। लास्ट में टंकी में बचा केवल 3 यूनिट पानी, और 3 यूनिट में पंप चलायू, एक सर्कल पूरा हो गया 2 घंटे में। जब दूसरा सर्कल चलेगा, पहला ही तो पाइप चलेगा, फिर यू चलेगा। जब टंकी में 3 लीटर पानी लास्ट में रह रहा था और चल गया यू बी वाला, तो यू खाली कर देगा। और जब टंकी खाली हो गया, बी ए वाले को चलाने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब जो 3 यूनिट है इसे हम पहले निकाल लेंगे, लास्ट के लिए बचा लेंगे। जब 3 यूनिट पानी निकाल लेंगे तो 138 में से
3 यूनिट निकाल लिया तो कितना बचा 135 यूनिट। पहले 135 यूनिट खाली कर दो। हमें पता 2 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली हो रहा, तो 135 यूनिट पानी कितने घंटे में खाली हो जाएगा? 135 दूनी 270 घंटे में 135 यूनिट पानी खाली हो जाएगा। तो 270 घंटे ये पूरे हो गए। अब बारी किसकी आवेगी? क्योंकि बी से शुरुआत करी थी, अब बारी फिर बी की आवेगी। पानी कितना खाली हुए बिना रह गया? 3 यूनिट पानी खाली हुए बिना रह गया। जब अगला घंटा आवेगा 271वां घंटा आवेगा तो 3 यूनिट पानी और खाली हो जाएगा, टोटल 138 यूनिट पानी खाली हो जाएगा। तो कितना समय लगा? 271 घंटा हमें लगे। आई बात समझ में? लेकिन ऑप्शंस अगर हम देखें, ऑप्शंस आ रहा हमारा कहीं में दिन में, तो 271 घंटे देख लेंगे कितने बैठेंगे। 271 घंटे है, एक दिन में 24 घंटे हो तो 271 बटे 24 दिन निकल जाएंगे। 24 एकम 24, 3 24 एकम 24, कितने बचेंगे? 11 सही 7 बटे 24 दिन। ऑप्शंस अगर ये हो ये लगा दो, लेकिन इसने नहीं कहा। 11 दिन तो दे दिया, अब घंटे में दे दिया। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकूं, 11 दिन प्लस 7 बटे 24 दिन। इसका मतलब यह तो बात पक्की होगी 11 दिन तो है, लेकिन ये 7 बटे 24 दिन को अगर मैं घंटों में बदलूं तो एक दिन में 24 घंटे हो, 24 था गुणा कर दो, 24 था 24 कट गया, कितने घंटे? 7 घंटे। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 दिन 7 घंटे। 11 दिन 7 घंटे दूसरा ऑप्शन है। काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। अब आप इसमें पूरे एग्जाम पेपर में देखोगे केवल 1 या 2 क्वेश्चन ही लेवल के मिलेंगे और बेजा आसान क्वेश्चन आवे। इतना ज्यादा हुआ नहीं आता कि बहुत ज्यादा हार्ड आवे पेपर, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। 11 दिन 7 घंटे लगे जब पूरी टंकी को खाली करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई देगा बोर्ड पे, बोर्ड की स्क्रीन पे, तो उसे सोल्व करने की कोशिश करो। अगर किसी की समझ में ना आवे तो वो वीडियो को पीछे करके देख सका, आसानी से समझ सके। अगर फिर भी समझ में ना आवे तो इसका मतलब आपने अच्छी तरीके से पढ़ नहीं रखे। ये तो आपके लिए नया बैच चला रखा, उसे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में है। अब आपके लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन आपको एक त्रिभुज दे रखा और इस त्रिभुज की आकृति का देखो इस तरह का आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ये आपका y, ये आपका z, ये आपका x और ये आपका m, ये आपका m। अब इसने बोल दिया कि जो m है x और z का मध्य बिंदु है। m जो है सॉरी y और z का मध्य बिंदु है। तो y और z यह है, इसका मध्य बिंदु है। इसका मतलब y m बराबर है mz के। यह बात सिद्धि होगी कि मध्य बिंदु का मतलब है बीच में था 2 भागों में विभाजित कर रहा, तो y m बराबर है mz के। अब देखो x m z, जो एंगल x m z है उसका दे दिया 32 डिग्री। कितना दे दिया? 32 डिग्री। और आपको दे दिया x y z 16 डिग्री। एक्स वाई जेड आपको दे दिया 16 डिग्री। और आपसे पूछ लिया एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, इसका आपको पूछ लिया है क्या बनागा। अब देखो ये एक त्रिभुज, इसमें बात करेंगे जब ये और ये इसके बराबर है, या जो लाइन है इसे दो या एक्स एम समद्विभाजित कर रही, इसका मतलब एक्स वो वाई और जेड 180 डिग्री है, तो जो यू आ जाएगा, यू कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 180 माइनस के 32, 180 माइनस के 32 डिग्री। अब इसे 180 माइनस के 32 सोल्व करेंगे। 180 में था जब 32 गए, 180 में था 30 जाकर 150 बचेंगे, और 150 में था जब 2 जाएंगे 148 बचेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 180 माइनस के 32 में था जाकर 148 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, ये आपने फाइंड कर लिया 148। ये क्यों फाइंड करा देखते रहो, वास्तव में हमें इसे ही फाइंड करना। इसको मान लेंगे हम x,
इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे हम x। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब आपके पास त्रिभुज YXM है, YXM है, YXM में अगर हम त्रिभुज में बात करेंगे तो दो एंगल का हमें पता चल गया। हमें पता एंगल Y प्लस एंगल M प्लस के एंगल X कौन से त्रिभुज में, YXM वाले में, ये तीनों का जो सम हो 180 डिग्री हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो आपको पता y तो आपका 16 हो गया प्लस m आपका 148 हो गया। तो x की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। 16 और 148, 148 और 10 कितने हो जाएंगे, 158, और 6 कितने हो जाएंगे, 160 और 164। तो एंगल x बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस के 164। इसका मतलब 16 डिग्री। एंगल x आपका हो जाएगा 16 डिग्री। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहां लिख लो, एंगल x आपका कितना हो गया, 16 डिग्री। अब एंगल x कौन सा मानना था हमने, ये वाला, इसको x मत मानना अभी, इसे z रहने दो आप, कैपिटल Z। तो एंगल x आपका कितना आया, 16 डिग्री। तो इस त्रिभुज को हमने सोल्व कर लिया। अब देखो जब ये भी 16 ये भी 16, तो त्रिभुज की एक कंडीशन हो कि अगर भुजा बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर हो, या कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर हो। तो क्या कह दिया इस बात के द्वारा, विरागणिया होना है जैसे बोल लग रहा है कि क्या कह दिया इस बात के द्वारा। तो देखो y 16 डिग्री और आपका एंगल x भी 16 डिग्री, तो इसका मतलब इनके सामने की भुजा बराबर रहेगी। x के सामने की भुजा YM और y के सामने की भुजा XM, तो ये होगी बराबर। आगे बात समझ में। अब इस त्रिभुज की बात छोड़ दो, बात करेंगे नए त्रिभुज की XMZ की। तो कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज XMZ में आपको एक बात पता चलेगी कि यह भुजा इस भुजा के बराबर थी, और जब इस भुजा के बराबर यह भुजा आ गई तो मैं कह सकूं XM बराबर हो जाएगी MZ के बराबर। XM बराबर हो जाएगी MZ की, यानी कि XM या भुजा MZ के बराबर हो जाएगी। तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर हो गए। इसके सामने का कोण जो हमने Z मान रखा और इसके सामने का कोण जो ये है ये भी Z हो जाएगा। और आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो 32 प्लस के Z प्लस Z, तो मैं क्या कर लूंगा, 32 प्लस के ZU है दोनों मिल गए 2Z हो जाएगी। 32 प्लस के 2Z बराबर 180 डिग्री, तो 2Z बराबर हो जाएगी 180 माइनस के 32। 180 में तो 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 150, 150 में तो 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 148। डायरेक्ट बच्चों की तरह ना घटा करो, नो देख लो 180 में तो सीधे 30 घटा लो, कितना बचेगा 150। अब ये 2 और रह गया था, 150 में तो 2 और घटा लो, कितना बचेगा 148। तो 2Z बराबर 148 और Z बराबर हो जाएगी आपकी 2 सते 14, 2 चौक 8, 74 डिग्री। मैं आशा करूँ आपने किसी ने निकाल भी लिया होगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, कितनी होगी 74 डिग्री, 74 डिग्री। क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया लेवल का था, तो इस क्वेश्चन को आपने आसानी से समझ लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि अब आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया। और अगर आपको समझ नहीं आया, क्योंकि त्रिभुज की कंडीशन की बात करी गई, भुजा बराबर है तो सामने का कोण भी बराबर होगा, तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये सीरीज मैं दोबारा बता दूं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी जिन्होंने पूरा मैथ कर रखा, तो वे इस सीरीज को बिल्कुल ना छोड़ दें। अगर आप कंपटीशन के मैथ में घुस रहे तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीखने की कोशिश करो, जिसने चैप्टर नहीं पढ़े वे भी सीखने की कोशिश करो। अब आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा, तब तक मैं पानी पी लूँ, थक गया बहुत ज़्यादा, पसीने आ गया, गर्मी इतनी हो रही इस एरिया में बहुत ज़्यादा। कुछ 1-2 दिन
एक दो महीने बाद तो आप देखोगे सर्दी हो जाएगी, तो अच्छे तरीके से चलने वाला। आपको स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो उसे सोल्व करने की कोशिश करो। देखो आज पहली क्लास है इसलिए हम बहुत धीरे धीरे से चल रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग भी करना पड़ा। हालांकि जब तुम स्पीड से चलो करोगे घनी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं होगा, माइंड में हो जा तो ये जल्दी होगा, आप कर भी रहे होगे जल्दी। तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए चले गए, मत सोच लियो कि इतनी रहने वाली है। और जो फ्रेशर बंदा है ये मत सोचियो कि स्पीड बढ़ाने के बाद हमारे कुछ समझ में नहीं आवे, सब समझ में आवेगा। जब तक मैं हूँ चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। एक और बात, मेरी क्लास में अगर आ गए हो तो भूल जाओ कि गणित नहीं आता, गणित से डरना भूल जाओ। जिस सब्जेक्ट को मैं ले रहा उससे डरना भूल जाओ, क्योंकि सबसे जरूरी हो कि जिस चीज से अगर आप डरते रहोगे तो उसे कभी सीख नहीं पाओ, आप उससे आगे आगे भागते रहोगे डर से, डर के, और वो आपके पीछे पीछे रहेगा आपको डराने के लिए। तो डर को जीतना पड़ेगा हमें, डर के आगे जीता। माउंटेन ड्यू का ऐड भी देखा होगा, डर के आगे जीता है, वहां पहाड़ पे तो कूदना चाहिए, यही आपके लिए बाधा है, यही पहाड़ है। तो डर के आगे जीत है, तो आपको यही डर खोलना, यही डर भगाना कि मेरे पे मैथ नहीं आता, बहुत आसान है, नंबरों का खेल है। ये तो मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा इसलिए तो मैं थोड़ी ये लग रहा होगा पता नहीं कहाँ से आगे। जब पूरे सीक्वेंस से चलेंगे देखियो आपको हर एक चीज बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से समझाते हुए चलेंगे, क्या दिक्कत है, किस तरह से वो बन के आया, कॉन्सेप्ट कैसे आए, किस तरह हम जोड़ना सीखे, किस तरह घटाना गुणा भाग सब सिखावेंगे एकदम बेसिक से। टेंशन ना लियो, आपसे कुछ भी नहीं आता, जोड़ना घटाना गुणा भाग तो आता होगा, बस ये चार चीज अगर आप आवे तो विश्वास रखो मेरे पे और खुद की सामर्थ्य पे। अगर इंसान वो चीज है जो कुछ भी कर सका, भगवान ने हमें इंसान इसलिए बना कि हमारे अंदर हर एक पावर है, हर एक चीज को पा लेने की पावर है, तो पीछे हटना तो भूल जाओ। अगर आप मेरी क्लास में है पीछे हटना भूल जाओ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको श्रृंखला दे रखी है एक, और इस श्रृंखला में आपको क्या बोल रहा, ओ ये श्रृंखला को पूरा करो। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हटाकर कंप्यूटर मोड दे, दूसरा क्वेश्चन लगाओ। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आ गया होगा, कहते हो तो चलो करवा देते हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। देखो 32, 64, 256 यहीं से हो जाएगा 1536। देखो 32 का कितना हो रहा, 2 गुना हो रहा, इसका कितना हो रहा, 4 गुना हो रहा, इसका कितना हो रहा, 6 गुना हो रहा। तो अगले वाली सीरीज कितनी आएगी, 2, 4, 6, 8 गुनी हो जाएगी। अगले वाली आपसे क्वेश्चन पूछ रखा 8 6 48, 4 8 24 और 4 28, 2 15 8 120 और 2 122, तो 12 8 28 8, ये आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, कोशिश करो। चाल दूरी का क्वेश्चन है, चाल समय दूरी, फिजिक्स में भी चैप्टर है आपका ये चाल समय दूरी का, मैथ में भी है। फिजिक्स में आसान सा है, बहुत आसान सा, लेकिन उसमें हमें थ्योरेटिकल जो चीज़ें है किस तरह सिद्धांत काम करे उस चीज़ पर देखना, लेकिन मैथ में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह काम करे उस पर ज़्यादा गौर फरमानी। देखो त्रिवेणी, त्रिवेणी एक नाम है, त्रिवेणी को 175 किलोमीटर की यात्रा 3.5 घंटे में करनी पड़े। अगर आप देख रहे हो, मैं मोबाइल में क्या देख रहा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाए लेकिन मुझे मोबाइल में ही देखने पड़े। तो त्रिवेणी को 175 किलोमीटर की यात्रा 3.5 घंटे में करनी है। 175 किलोमीटर की यात्रा कितने में करनी, 3.5 घंटे में। उसकी मम्मी ने क्या क्या भेज दिया था कि आपको 175 किलोमीटर दूर जाना और 3.5 घंटे में आ जाइए वरना काल तार दूंगी। ठीक, तो 3.5 घंटे में उसे 175 किलोमीटर की बह बैठा था, डर लग रहा था कि मम्मी पिटाएगी घर जा, तो 3.5 घंटे में जाना है 175 किलोमीटर। अब आगे देखो 2.5 घंटे के लिए यानी कि 2.5 घंटे के लिए 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। इसका मतलब वो 2.5 घंटे तक दौड़ी, भागी भागी जा रही थी। 2.5
2.5 घंटे तक दौड़ी और किस स्पीड तक दौड़ी? स्पीड थी उसकी 58 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में वो 58 किलोमीटर चली जाती। ढाई कितना हो? 2 और आधा, ठीक है, 2.5 हो तो 1 घंटे में जाती वह 58 किलोमीटर। 2 घंटे में कितनी चली जाएगी? 2 घंटे में जाएगी वह 116 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन उसे तो 2.5 घंटे में जाना, 116 प्लस 1 घंटे में 58 जाती, आधे घंटे में 58 के आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना? 29 किलोमीटर और चली जाएगी सीधा। 58 में 25 की 2.5 की गुना भी कर सको, 25 का पहाड़ा पढ़ लियो। लेकिन ये आसान बैठ जा, 2.5 कितना हो? 2 और आधा, 58 का 2 गुना कर दो 116 किलोमीटर, और आधे का 58 का आधा कर दो 29 किलोमीटर। तो 2 घंटे में वो टोटल कितनी चली? 2 घंटे में वो टोटल चली 116 में 30 जोड़ लो, फिर एक घटा लिख रहे 116 में जब 30 जोड़ेंगे 146 हो जाएंगे, लेकिन ये 29 था, 145 किलोमीटर चली गई 2.5 घंटे में। हुआ 2.5 घंटे में 145 किलोमीटर चली गई, लेकिन जाना था उसे 175 किलोमीटर। तो शेष दूरी कितनी बच गई? उनने हिसाब पड़ा कि देखो कितनी दूरी शेष बच गई। पहुंच जम्मी करूँगा खाली उतरेगी आज घर जाके, क्योंकि मम्मी की डांट थी कि 3.5 घंटे में जाना था, तो 175 में था 145 घटा उनने, और देखा अच्छा 30 किलोमीटर की बची। तो सांस लिया, 30 किलोमीटर की यात्रा बची। अब समय देखा कितना बच रहा? 2.5 घंटे तो हो लिए, 3.5 घंटे में जाना, तो समय उसके पास बच रहा 1 घंटा। 1 घंटा समय है, 30 किलोमीटर की दूरी है, तो कितने किलोमीटर की दूरी तक आगे की यात्रा कवर करेगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या मत है? अच्छा, एक और बात बोल ली कि पहले 20 मिनट विश्राम करती है। 1 घंटा हमारा शेष है, शेष दूरी है, शेष समय कितना बचा? 1 घंटा। तो उनने देखा अच्छा 30 किलोमीटर ही तो है, और 1 घंटा शेष बच रहा। जब मैं 58 किलोमीटर पर 1 घंटे में दौड़ लूँ, तब तो 30 ही बचा। थक ली थी दौड़ती हुई, तो मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूँ। तो उसने क्या करा? 20 मिनट विश्राम करी। तो 20 मिनट जब विश्राम करी तो समय कितना बचेगा? 20 मिनट इसमें तो घटा लो, 1 घंटे में 60 मिनट हो तो 40 मिनट बचेगी। अब 40 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे, तो कितना समय बचेगा? 40/60, यानी कि 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 2/3 घंटे। अब उसे 2/3 घंटे बचे और डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो चाल कितनी हो जाएगी? चाल आपकी हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 30 किलोमीटर। समय कितना है? समय है 2/3, तो 2/3 तो कितना हो जाएगा? 90/2, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की डिस्टेंस उसे आगे कवर करनी पड़ेगी। आपका कितना आ जाएगा? चौथा आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच में आपकी लाइट चली गई थी, क्योंकि गांव में ऐसा ही है कि लाइट चली जाए, इसलिए हमने ज़्यादातर कोशिश करेंगे रात को आपकी वीडियो बनाई जाए, लेकिन क्योंकि फिक्स रहे लाइट। वैसे तो काफ़ी टाइम रहे दिन में भी, लेकिन बीच में चली जा कभी कभार, तो थोड़ी असुविधा है, अभी झेलनी पड़ेगी। तो वैसे बीच में कट लगा कर आपको ज्वाइंट कर देंगे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और हम अभी फ़िलहाल आपके लिए हर एक असुविधा को झेलते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पसंद आता है, आपका प्यार बढ़ता है, तो धीरे धीरे सब जो खामियां हैं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। आपको मेरे फेस पर भी थोड़ी ब्लैकनेस दिखाई दे रही होगी, तो जो ये अभी जैसा मैं हूँ काला कलूटा सा, ऐसे काम चलाना पड़ेगा। कि अब बाद में एक लाइटिंग की, सामने की लाइटिंग की व्यवस्था भी करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी वो लाइटिंग की व्यवस्था भी कर देंगे। तो देखो एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन देखो, ये दोबारा देखो, एक शॉर्ट मेथड और है इसका। ये त्रिभुज था आपका y z x, और इस पर एक जो रेखा थी m, और जो एक्स एम थी ये वाई जेड को समद्विभाजित कर रही थी। इसका मतलब वाई एम बराबर था एम जेड के। ये बात क्लियर है। अब इसने बोल दिया कि एक्स एम जेड जो है आपका,
कितने डिग्री है, 32 डिग्री है। ये आपका एक्स एम जेड आपका, ये वाला नहीं, ये वाला आपका एक्स एम जेड 32 डिग्री है। अब आप त्रिभुज की एक नियम हो कि जो बाह्य कोण हो उसके सामने के दो आंतरिक कोण के योग के बराबर हो, यानी कि 32 एक्स और वाई के योग के बराबर है। और हमें दे भी दिया कि एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड आपका कितने डिग्री है, 16 डिग्री। अब आपको पता एंगल वाई और एंगल एक्स के योग के बराबर होगा ये 32, तो ये तो 16 दे दिया वाई, इसे हम एक्स मान लेंगे, तो 16 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 32, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16। तो आपकी इसकी वैल्यू भी यहाँ कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। यहाँ पर हो गया आपकी 16 वैल्यू। अब ये दोनों तो बराबर थी, आपने देखा ये 16 डिग्री का कोण है, ये 16 डिग्री का कोण है, तो इनके सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी। इसके सामने की भुजा वाई एम बराबर हो जाएगी किसके, एक्स एम के, तो वाई एम बराबर हो जाएगी, वाई एम बराबर हो जाएगी एक्स एम के। इसका मतलब यह भुजा इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर थी, तो एम जेड बराबर हो जाएगा एक्स एम के, एम जेड बराबर हो जाएगा एक्स एम के। क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि वाई एम एम जेड के बराबर है, क्वेश्चन में बोल रखा। अब जब ये दोनों भुजा बराबर हो गए तो इनके सामने के कोण, इसका मतलब ये जेड और इसे भी जेड ही लिख लो, ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब इस त्रिभुज में बात करेंगे एक्स एम जेड में, तो एक्स एम जेड में क्या हो जाएगा, जेड यू है तो 2z प्लस के 32 डिग्री, या 2z प्लस के 32 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसी की पूछी थी शायद हमारे से वैल्यू, इसकी पूछी हो या इसकी पूछी हो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो कितना हो जाएगा, 2z बराबर हो जाएगा 148, और z आपका हो जाएगा 2 सते 14 2 चौक 8, 74 डिग्री। ठीक है, तो आपका 74 आंसर आ जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, आप कोशिश करो इसको करने के। हमें क्वेश्चन दे दिया कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब इसे 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु क्या होगी, ये पूछ लिया कि दो सिस्टर है, मान लो सीता और गीता, मान लो सीता प्लस गीता, ठीक है। इन दोनों सिस्टर के जो कुल आयु है 10 वर्ष बाद कितनी होगी, कुल आयु पूछ ली, वो भी कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु पूछ ली। इसे बताने के लिए क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी, कौन से कथन की जरूरत पड़ेगी। अब कथन है 2, लीना की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अच्छा, सीता गीता नहीं थे वे, लीना थी एक और उसकी बहन थी, तो लीना ले लो और उसकी बहन हो जाएगी गीता, लीना की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, इसकी दे दी वर्तमान आयु 20 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद हमें पता चल जाएगा इसकी वर्तमान आयु जब 20 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। लीना की बहन की आयु लीना की आयु की 1/4 की 2 गुनी। आप देखो खाली लीना अगर केवल लीना की आयु का पता तो हमें उनकी दोनों की आयु का योग नहीं बता सकते। दूसरा कथन है लीना की बहन की आयु लीना की आयु की 1/4 की 2 गुनी है, यानी कि जो गीता है लीना की बहन, अपने आप का नाम रख लिया हमने गीता, घबराई हो ना, तो जो गीता है उसका कनेक्शन लीना के साथ दे दिया उनने। इसका मतलब यहाँ एक वेरिएबल लीना का आ जाएगा एक्स, और गीता को लीना के वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स के वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आपका पूरी इसकी निकल जाएगा। तो आपको इसमें सोल्व नहीं करना पड़ता, इन क्वेश्चनों में ये देखना पड़ा कौन कौन से कथन की जरूरत है। पहला कथन था हमें केवल लीना की आयु दी थी 20 वर्ष, उसकी बहन का पता नहीं था कितनी थी, तो योग कैसे निकाल लेंगे जब हमें बहन का पता नहीं। तो बहन का दूसरे कथन में पता चला कि वह लीना की आयु की 1/4 की 2 गुनी थी। अगर लीना की आयु 20 वर्ष है तो इसकी 1/4 कितनी हो जाएगी, 20/4 5 हो जाएगी, 5 वर्ष, और इसकी 2 गुनी थी, 5 वर्ष का 2 गुना कितना होगा, 10 वर्ष, यानी कि उसकी बहन की आयु वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगी,
ठीक है, सोल्व हम कर सके। वर्तमान आयु इसकी 20 वर्ष, इसकी 10 वर्ष, तो वर्तमान आयु 30 वर्ष, वर्तमान आयु का योग, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 10 इसकी बढ़ेगी, 10 इसकी बढ़ेगी, 50 हो जाएगी। लेकिन आपको सोल्व नहीं करना था, बताना था कथन कौन कौन से आवश्यक है। तो इसमें कथन पहले और दूसरे दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका हो जाएगा चौथा आंसर, कथन 1 और 2 की एकत्रित जानकारी पर्याप्त है। यानी कि दोनों कथन की इकट्ठी जानकारी आपको चाहिएगी, ना तो केवल एक कथन तक काम चले, ना केवल दूसरे कथन तक काम चले, दोनों तय मिला का काम चलेगा। इसलिए इसका चौथा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाओ कंप्यूटर महोदय, और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या है, ये वीडियो को रोक कर ट्राई करो। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे, आसान क्वेश्चन आते चले जाएंगे। सबरीना 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलती है और 13 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से चलती है। ठीक है, पैदल कितनी चली, एक तरफ लिख रहे पैदल, इसमें एलिगेशन लग जाएगा आपके। इसमें यहां तो लिख लो पैदल, इधर लिख लो साइकिल। ठीक है, और इधर यहां क्या आएगा, जो पैदल और साइकिल दोनों से उनने चली दूरी उसकी चाल आ जाएगी। अब इसने बोला 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चल रही 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, 13 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल, 13 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल के द्वारा चल रही, और 84 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर ली। यानी कि कुछ उसने पैदल चली, कुछ साइकिल द्वारा चली, और टोटल दूरी उनने 84 किलोमीटर चल ली। कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो डिस्टेंस यहाँ तक 84 किलोमीटर 8 घंटे में चल ली। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, दूरी बटे समय, 8 दाम के 80, 8 पंजे 40, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ओवरऑल उसकी कुल मिलाकर चाल आई। तो एलिगेशन लगा देंगे, 8 और 10.5 का अंतर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 13 और 10.5 का अंतर कितना हो जाएगा, आधा जोड़ दो इसमें 11 हो जाएंगे, तो 2.5 हो जाएगा। इसका मतलब काटेंगे 1:1। ये किसका आग्रह अनुपात, ये हमेशा समय का आग्रह। हमें कैसे पता चलेगा समय का, जब भी एलिगेशन लगाओ तो उसके हर में जो वैल्यू होगी ये हमेशा उसका रेशियो आएगा। जैसे आप लाभ हानि में लगाओ तो लाभ हमेशा किस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, हानि किस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। तो जो रेशियो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का आएगा। हमने चाल पे लगा, स्पीड से लगा, तो स्पीड क्या हो, दूरी बटे समय, किलोमीटर प्रति घंटा। तो नीचे क्या है, घंटा है। ठीक है, नीचे क्या है, वो बड़ा घंटा नहीं, नीचे क्या है, समय है। तो रेशियो किसका आएगा, समय का आएगा। रेशियो है बराबर, इसका मतलब उसने बराबर दूरी तय करी, जितना पैदल चला उतना ही साइकिल के द्वारा चला। अभी हमारे से पूछा हुआ कितने घंटे साइकिल से चलती है, इस समय दे दिया 8 घंटे। तो 8 घंटे का मतलब है 8 घंटा तो पैदल चली और 8 घंटा वो 4 घंटा हो साइकिल द्वारा चली, 4 घंटा हो पैदल चली। हाफ आप कर लेंगे तो टोटल कितना हो गया, 8 घंटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 घंटा, पहला आंसर हो जाएगा 4 घंटा। एलिगेशन का अलग भी कोई मेथड है, बिल्कुल एलिगेशन से अलग मेथड, लेकिन इसे अभी नहीं बताऊंगा, इसे हम बाद में बात करेंगे जब एलिगेशन वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे। आपका जो दूसरा बैच है उसमें अगला क्वेश्चन आपका आ गया होगा। ये तो सारथी बैच है, इसमें हम क्वेश्चन केवल सॉल्यूशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अब किस तरह कौन एलिगेशन के साथ साथ कौन कौन से और मेथड भी इसमें यूज हो सके। 2-3 मेथड है एलिगेशन से भी, एलिगेशन की तरह का ही है। वैसे एलिगेशन आसान पड़ जा क्योंकि आप बराबर पढ़ते रहो। दूसरा मेथड में अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपने शायद वो नहीं पढ़ा होगा। जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे उसकी बात करेंगे, और योद्धा बैच में उसकी बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, कि एक दुकान में 1500 किलोग्राम तोर दाल की 4.5% बिक्री हुई बेची गई मात्रा का पता लगाइए। ये बहुत आसान है। तोर दाल होती होगी कोई सी, 1500 किलोग्राम है, टोटल कितनी है 1500 किलोग्राम, उसकी मात्रा बेच दी 4.5%।
तो ये बताना कितनी मात्रा हमने बेची किलोग्राम में। 1500 का 4.5 निकाल लेंगे, 1500 गुणा 4.5% निकाल लेंगे इसका, 1500 का 4.5%। और आपको पता जी प्रतिशत हटा रहे नीचे 100 आ जा रहे हैं, तो 1500 गुणा 4.5 बटे 100, 2 जीरो था 2 जीरो कट जाएगी, 15 5 75, 7 हासिल लगेंगे, 15 चौका 60 और 7 67, तो 67.5 किलोग्राम उनने दाल बेच दी। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, 67.5। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखो इसे ट्राई करो। 3 विभिन्न घड़ियों के अलार्म क्रम से 2, 4 और 6 घंटे में बजते हैं। 3 घड़ी है, देखो एक घड़ी अगर 12 बजे बजी तो वह 2 घंटे बाद बजेगी, 2 बजे बजेगी। दूसरी घड़ी अगर 12 बजे बजी वह 4 घंटे बाद 4 बजे बजेगी। तीसरी घड़ी अगर 12 बजे बजी थी तो वह 6 घंटे बाद कितने बजे बजेगी, 6 बजे बजेगी। इस तरह दिया कि 3 घड़ी है, उनका जो टाइमिंग है बजने की 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे बाद वे बजती है। यदि घड़ियां समान समय पर शुरू होती है, जैसे मैंने अभी बताया 12 बजे अगर सारी शुरू हुई हो तो एक 2 बजे बजेगी, दूसरी 4 बजे बजेगी, तीसरी 6 बजे बजेगी। तो आपका आ गया कि उनके बजने की टाइमिंग कितनी, 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे है। यदि घड़ियां समान समय पर शुरू होती है तब 3 दिन में तीनों घड़ियां कितनी बार बजेगी। अब देखो इनका एलसीएम ले रहे, एलसीएम एचसीएफ का आपका ये क्वेश्चन है, 2 4 6 तो वे एक साथ कब बजेगी, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम बहुत तरीके से ले सके हम, वो भी मैं एलसीएम एचसीएफ के मैं उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब हम योद्धा बेंच में पढ़ेंगे। तो आपका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, योद्धा बेंच का जाइए, बहुत शालीनता से और एक एक टॉपिक पर बात करते हुए सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे और एक बढ़िया महारत हासिल करने वाले हम मैथ की। अब मैथ आपका ब्रह्मास्त्र बनने वाला है, घबराइए बिल्कुल ना। अगर मैं क्लास में खड़ा कुछ भी डाउट हो, आपके पास ईमेल आईडी भी है हमारी, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम तो अभी ज्वाइन कर लो अगर ज्वाइन नहीं करा। और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट भी है, जो क्वेश्चन मैं ये करवा रहा आपको ये सब हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप बाद में भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, आपके सामने खड़े हमेशा आपके साथ रहेंगे। कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आए, हमारा सपना ही है कि शिक्षा का व्यापार नहीं प्रसार होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आप ही के भाई है, आपके दोस्त है, आपके गुरु है, आप जो समझो बस आपको पढ़ना। और एक गुरु का लक्ष्य होता है कि उसका शिष्य है उससे ऊपर जा। द्रोणाचार्य जब अपने शिष्य अर्जुन को देख रहा था उसे खुशी हो गई थी जब वो विजय हासिल करे था। ठीक है, तो गुरु को हमेशा खुशी होगा, भले ही आप मेरे से ऊपर पहुंच जाओ मुझे फिर भी खुशी होगी कि मेरा शिष्य, मेरा भाई, मेरा दोस्त इतने ऊपर पहुंच गया, मैंने उसे पढ़ाया था। ठीक है, तो मेहनत करते रहो लगातार और एक दिन आप भी आसमान को छूने वाले हो। तो देखो इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा सीधा आपका 12। इसका मतलब 12 घंटे बाद वे बजेगी, 12 घंटे बाद दोबारा बजेगी। अब एक दिन में कितने घंटे हो, 24 घंटे, तो एक दिन में कितने बार बजेगी, 2 बार बजेगी। इसने पूछा 3 दिन में, एक दिन में 2 बार बजेगी, 3 दिन में कितने बार बजेगी, 6 बार। एक दिन में भाई 12 घंटे में एक बार बजे, एक दिन में कितने घंटे हो, 24 घंटे बैठे हो गए, जिसे पता नहीं होगा एक दिन में 21 बताओगा बहुत सा, तो लिख दूं मैं, एक दिन में 24 घंटे हो तो एक 12 घंटे में एक बार बजेगी, तो एक दिन में 2 बार बजेगी। एक दिन में कितनी बार बजली, 2 बार। जब एक दिन में 2 बार बजेगी तो 3 दिन में कितनी बजेगी, 3 दूनी 6 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। तो कोई डाउट आपके, मैंने बता दिया सभी सोशल साइट आपके पास है, कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी कमेंट लिख सको। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया और ये आपका एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिसे आप क्या बोल लग रहे हो, बीज गणित पढ़ा होगा, बीज गणित।
तो क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 7। इस पर थोड़ी सी बात करते हुए चला गया, ऐसा क्यों हुआ है। हालांकि पढ़ने तो हम क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बहुत बाद में चैप्टर चलेगा, क्योंकि पहले नंबर सिस्टम चल रहा, अब उसके बाद और चैप्टर चलेंगे, काफी बाद नंबर आएगा। और ये अक्सर पूछते रहे, कंडीशन बार बार एग्जाम में आती रहे, तो बात करते हुए चलेंगे। और a³ प्लस 1/a³ की आपकी वैल्यू पूछ ली। अब आपकी एक कंडीशन हो, देखो इसे 2 मिनट के लिए मैं मिटो देता हूं। एक कंडीशन हो कि a प्लस 1/a, a प्लस 1/a अगर k है, k मान लो। अब मैं दोनों तरफ का अगर स्क्वायर कर दूं तो a² होल स्क्वायर होगा इसका। अब बिल्कुल बच्चे तो मत बन जाइए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो। अगर मैं ऐसा पूरे को पढ़ाता, बहुत अच्छी तरह पढ़ाता, तो अभी इसी तरह पढ़ेंगे 1/a² प्लस के 2ab। तो 2ab में तय क्या होगा, a गुना 1/a, तो a तय कट जा तो खाली 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब इधर का स्क्वायर करा इधर का भी करना पड़ेगा, k² हो जाएगा। तो a² प्लस 1/a² बराबर हो k² माइनस के 2। इसका मतलब क्या है, अगर आपको दे दिया a प्लस 1/a बराबर 5 है, तो a² प्लस 1/a² कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 2 कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन यहाँ नहीं दी, आपको कंडीशन या वाली दे दी, a² प्लस 1/a² की दे दी। ठीक है, इसी तरह a³ की देखो, इस बात से हमने क्या फाइंड कर लिया, ये वाला, ये डायरेक्ट याद करना पड़ा हमें। a प्लस 1/a k है, तो a² प्लस 1/a² k² माइनस के 2 हो जा। कैसे हो जा मैंने बता ही दिया। अब क्यूब का देखेंगे, अगर हम क्यूब करेंगे a³ प्लस 1/a³ होल क्यूब करेंगे प्लस के 3ab था, इस तक कट जगह 3 आएगा, कोष्ट में क्या हो जा a प्लस b, और a प्लस b यही है, इसकी वैल्यू कितनी है, k है, तो यहाँ k लिख देंगे। करके देखियो, ठीक है। पूरा सोल्व नहीं करने वाला अभी मैं, तो थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें कि इसका होल क्यूब कर दीजिए, तभी वो आया। होल क्यूब में लास्ट में कोष्ट में a प्लस 1/a बचा कर है, तो उसकी जगह मैंने पहले के लिख लिया, बराबर हो जाएगा k³ तो a³ प्लस 1/a³ बराबर हो जाएगा k³ माइनस के 3k। तो एक कंडीशन आपकी ये बन जा। तो यहाँ k की जगह वो कुछ भी दे सके, 2 3 4 5 माइनस में भी 0 भी कुछ भी दे सके, तो आपको उसी कंडीशन में सॉल्व करना। अब हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया, इस चीज को लिख लो पेपर पे, क्योंकि अभी मैं बताने वाला, अब ये ना सोचियो कहां से आ गया। हमें दे दिया कि a² प्लस 1/a², a² प्लस 1/a² बराबर 7। लेकिन अभी बता, अगर a प्लस 1/a, a प्लस 1/a आपका कितना हो, k हो, तो a² प्लस 1/a² कितना हो जा, a² प्लस 1/a² आपका हो जा k² माइनस के 2। तो आप कह सको 7 किसके बराबर है, 7 है k² माइनस के 2 के बराबर है। तो k² माइनस के 2 के बराबर 7 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 और 2 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। आई बात समझ में। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ वाली वैल्यू फाइंड कर ली कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, a प्लस 1/a बराबर 3 है। अब इसे मैं मिटाऊंगा, देख लो कैसा हुआ, आप अपनी बुक में लिख, नोटबुक में लिख लो। k प्लस a प्लस 1/a की वैल्यू हम लिए 3 है, तो हमें निकालनी a³ प्लस 1/a³। अभी बता 3k³ k³ माइनस के 3k, k³ यानी कि 3 3 का घन भी बोलता है, माइनस के 3k 3 गुना 3, तो 3 3 9 18 9 27 माइनस के 9, तो कितना आ जाएगा 18। तो आपको आंसर कितना हो जाएगा, तीसरा आंसर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन 3 18। ठीक है, बहुत आसान है, तो मैंने पूरा सोल्व करके दिखा। आपको डायरेक्ट करना कि a² प्लस 1/a² दे दिया 7, तो 7 का क्या हो रहा होगा, स्क्वायर माइनस के 2 हो रहा होगा, तो पहले इसमें 2 जोड़ो, 9 हो गया, तुरंत वर्गमूल मार दो 3 हो गया, तो 3 का तुरंत क्यूब कर दो, 3 3 हो रहा 9 27 माइनस के 3 का 3 गुना
27 में तो 9 घटा के 18 मनी वन में कर दोगे। थोड़ा फास्ट लाओ अपने कैलकुलेशन में। फास्ट कैसे होगी? प्रैक्टिस से। अब बहुत सा तो बैठा हुआ नु क्या होगा, अब गुरुजी तो एक का क्वेश्चन 10-10 मिनट में कर रहे हैं, मैं फास्ट बोल रहे तो जागता तो मैं पढ़ाना पड़ा है, तो मैं बताना पड़ा है सब। तेरे जी डाल होशियार तो है नहीं जो उनसे बोल रहा होगा आपको इतनी देर में कर रहे हैं मैं बता रहे। तो एक्सक्यूज निकालना छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम मेरे से पहले आपको क्वालिफाई करना, तो मेरी टेंशन छोड़ दो। हालांकि तो फोकस दो सीखने पे, ठीक मेरे भाई। फास्ट अगर बताऊंगा तो तारी समझ में नहीं आएगा। विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है। क्या दे दिया? जो विशाल है, जो विशाल है आर्या से 20 वर्ष छोटा है। तो विशाल और आर्या के बीच का अंतर कितना आ गया? 20 वर्ष का डिफरेंस है। ठीक, आर्या था वो छोटा है। या बात कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। आगे देखे हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। फिलहाल इतना सोचो, विशाल और आर्या के बीच छोट बढ़ाई कितनी? 20 वर्ष की। क्या नहीं देते? अब तुम एक दो जाकर में एक सोनू एक मोनू भाई, इनके दोनों के बीच जुड़वा है कि छोट बढ़ाई कितने हो गए? नहीं 2 साल की छोट बढ़ाई, जुड़वा सही लग रहे। तो ठीक, यानी छोट बढ़ाई का मतलब है कितने साल एक दूसरे से छोटे बड़े हैं। और एक बात देखो, छोटे बड़े अगर उन्हें बचपन तक बुढ़ापा आ जाएगा, अगर 2 साल का डिफरेंस है वो पूरा नहीं होगा कभी भी। अगर तेरा भाई तेरे से 1 साल बड़ा, तो तू मरते टाइम लो जब बुढ़ापा लगन है, जब भी 1 साल बड़ा ही रहेगा। वो 1 साल का अंतर कभी कम नहीं होगा। कभी नहीं सोचो कि मेरा भाई मंका वहीं रह जाएगा और हम फास्ट चले जाएंगे। समय सबके लिए बराबर रहे। अब इसमें आइंस्टीन की थ्योरी मत लगा दियो, सापेक्षता का सिद्धांत, वह बात अलग थी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अंतर हमेशा 20 वर्ष का ही रहेगा, कितना भी समय बीत जो। अब हमें दे दिया 12 वर्ष के बाद आर्या की आयु विशाल की 1.25 गुना है। 12 वर्ष बाद बात कर दी, 12 वर्ष बाद। फिर वही बात 12 वर्ष बाद चले जा, चाहे 24 वर्ष बाद चले जा, चाहे 12,000 वर्ष बाद चले जा, अंतर तो ही रहेगा। तो उन्होंने कह दिया जो आर्या की आयु विशाल की आयु की, आर्या जो है विशाल की आयु की कितनी है? 1.25। इन्हें रेशियो में भी बना सके। इसे इधर लियो, आर्या बटे विशाल, विशाल था हाँ, आर्या बटे विशाल कितना हो जाएगा? 1.25 को 125 बटे 100 भी तो लिख सकूं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो आर्या और विशाल का जो अनुपात है कितना हो गया? 5:4। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था कि उनके बीच तो छोट बढ़ाई 20 वर्ष की। कितने वर्ष की? 20 वर्ष की। लेकिन यहाँ कितने वर्ष की छोट बढ़ाई? अगर आर्या 5 साल का तो विशाल कितने का होगा? विशाल होगा 4 का। तो छोट बढ़ाई आ गई 1 की। तो मैं ये कह सकूं कि हमारा अंतर कितना आया? 1 यूनिट। अब यह 1 यूनिट 20 वर्ष के बराबर होगी, क्योंकि वही तो कह रहा कि इनके बीच छोट बढ़ाई 20 वर्ष है। तो आर्या आपका हो जाएगा 20 पंजे। तो क्या पूछा? आर्या की वर्तमान आयु। आर्या की वर्तमान आयु पूछी। अब आर्या हो जाएगा 20 पंजे 100 और विशाल हो जाएगा 20 चौक 80। लेकिन ये वर्तमान नहीं है, ये 12 वर्ष बाद की है, तो 12 घटानी पड़ेगी। आर्या की वर्तमान आयु पूछी, आर्या की 100 है, 100 में से हम 12 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। जब इसे सोल्व करोगे आप और आसान पड़ेगा यो। ठीक, ये सारी बात मत लिखो करो 12 वर्ष बाद, छोटी छोटी बात लिखते हुए चलक रहा है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा मैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखो इसे कैसे करोगे कि रघु 1000 रुपए का निवेश करता है। किसी को दे दिया होगा, किसी बिजनेस वगैरह में लगा दिया, किसी बैंक में घेर दिया, उसे ब्याज मिल रहा था। मैं मतलब उस चीज थे। ठीक है, ऑडिट मत करे लग जाइए। अब कभी अभी टैक्स लगा दो उस पर, कितना कमा रहा है इतने पैसे का टैक्स लगना चाहिए। हमें क्वेश्चन सा मतलब है कि 1000 रुपये वही बहुत दशा हो तो 1000 रुपये थे, 1000 निवेश करे बेचारे ने। 1000 रुपये निवेश करता है x वर्षों के बाद 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर। देखो निवेश कितने करे? 1000 रुपये। जो यू 1000 रुपये हो गया, ये हो गया मूलधन।
ठीक है, जो वो राशि मूलधन कह सके हम, जो राशि वो निवेश कर रखा है, फिर उसे ब्याज मिले 6% उसे ब्याज मिल रहा, 6%, यानी कि 6% का मतलब है 100 पे 6 मिल रहा, 1300 रुपये हो गए, 300 का ब्याज मिला, कितने पे मिला, 1000 पे मिला, 6% है तो 6% गुना प्रतिशत को 100 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, अगर समय निकालना तो सारी चीज नीचे आवेगी, जो ब्याज मिला है वो ऊपर आवेगा। अगर दर निकालनी होती फिर भी सारी चीज नीचे आती, समय की जगह दर आ जाती। जैसे अब हमें समय निकालना तो यहाँ दर आ गई, अगर दर निकालनी होती यहाँ समय आ जाता। ठीक है, केवल तुम ब्याज ऊपर रखो। अब आपको हो गई 100 कहाँ से आया भाई, जब प्रतिशत हो प्रतिशत को हटावेंगे तो ऊपर 100 भी आवेगा। आई बात समझ में, 3 जीरो था, ये 3 जीरो कट जाएगी, कितना हो जाएगा 30/6, तो 6×5 30, 5% उसकी ब्याज दर है, 5% वो सॉरी 5 वर्ष उसकी ब्याज दर तो दे ही रखी थी, 5 वर्ष उसका समय है। अगर वो कह देता 5 वर्ष समय है, ब्याज दर पूछ लेता, ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि 1000 रुपये निवेश करता है और समय आपका दे दिया कितना 5 वर्ष, तो क्वेश्चन को देखो करो किस तरह अगली बार वो घूम का आ सके। समय दे दिया 5 वर्ष और उसे 1300 रुपये ब्याज में लास्ट में प्राप्त हुए, तो 300 ब्याज के रूप में मिले, 1000 रुपये गुना यहाँ समाज था, ब्याज दर काट लेते, इस तय कट जगह तो गुना 100 हो जाती, इस तय यू कट जाता, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 6% आ जाती है आपकी ब्याज दर। आई बात समझ में। तो अगर समय पूछे तो फिर भी सारी चीज नीचे, ऊपर केवल आपको ब्याज रखना, दर पूछे जब भी ऊपर आपको केवल ब्याज रखना और सब चीज नीचे। तो ये दोनों तरीके आ जाएगा, अगर समय देगा तो ब्याज दर देगा तो समय। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा अगला क्वेश्चन। वो छोटी छोटी बातों पर बात करते हुए चलेंगे, लेकिन वो बात करते हुए चलेंगे जब हम चीजों को सीखेंगे। अब आप खुद पहले तो धुरंधर हो, आपने सामर्थ्य प्राप्त कर रखी, आपने पूरे गणित को सोल्व कर रखा, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है जिससे आप चीजों को ना भूलें। इसलिए मैं ये सेशन लेकर आया, और आपको केवल एक ही चीज का नहीं मिला, लगातार अलग अलग जो एग्जाम आने वाले हैं, कभी एसआई का, कभी जीडी का, तो आप कमेंट बॉक्स में भी राय दे सको अपनी कि अगले सेशन में हमें कौन सा सॉल्यूशन करवाना चाहिए, ठीक है, और कौन सी डेट का करवाना चाहिए। जैसा आपको हो गया ऐसे ही कर लेंगे। अगला आपका दे दिया बहुलक माध्य और माध्यिका वाला, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये कौन सा है, सांख्यिकी है, केवल रेलवे में देखने को मिले आपको, एसएससी में शायद नहीं आती। और हम किसी भी अगर जॉब का फॉर्म भर रहा है तो उसका सिलेबस जरूर देखना चाहिए, कौन से क्वेश्चन उसमें आवे, ठीक है। टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, चाहे वो बता दो टीचर, लेकिन इतना आपको जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना, आपने किसी चीज का, आप जो आपको पढ़ा रहे गुरुजी उसके कंधे पे तो सितारे नहीं लगाए होगे। अगर आपने एसआई का फॉर्म भरा तो आपकी जिम्मेदारी है सिलेबस, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सिलेबस निकाल लो। अगर आप वेबसाइट पे तो सिलेबस ही नहीं निकाल सकते तो और क्या कर सको, ठीक। तो थोड़ा जागरूक रहो, देखो कौन कौन से चैप्टर आने वाले, एकदम घोड़ों की गधों की वो क्या कह रहे हैं ना, भेड़ की चाल में मत दौड़ो, कोई किधर को दौड़ रहा है उसके पीछे पीछे दौड़ लिया। खुद को एनालिसिस करो, खुद को देखो किस फील्ड में हम बैठ रहे हैं, कहाँ हम जा सके। ये नहीं कि हाँ ये आर्मी की तैयारी कर रहा भाई तू भी कर तैयारी, 4 पसली छाती उसकी है नहीं, एक भी लैंड में पूरा न पजाओ, अब बताओ एक भी लैंड उसकी छाती, और वो क्या आर्मी की तैयारी करूँ माँ, बाकी तो आवाज है चक्कर 1 किलोमीटर उस पर चला नहीं जाता। तो खुद की सामर्थ्य देखो। अब मैं कहूँ लगूँ मेरी हाइट ही नहीं, पेट हूँ वैसे लिखड़ रहा, ये मैं आर्मी की तैयारी करूँ मैं जी, क्या फायदा, बेकार की चीज नहीं पकड़ा करते, भेड़ चाल नहीं चला सकते, जिसकी हमारे अंदर सामर्थ्य है, जो चीज हम कर सके। देखो इंसान कर तो सारी चीज सके, लेकिन एक कुदरत ना बना के दे भेज दिया मापदंड, किस ऊपर आप नहीं जा सकते, मेरी हाइट कम है तो क्या कर सके, नहीं भर सकते, एग्जाम क्लियर हो जाए, यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर हो रहा, जीडी वगैरह का एसएससी का एग्जाम क्लियर हो रहे, ठीक है, तो एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन क्या फायदा,
तो भेड़ चाल में मत चलो। पहले तो ये देखो हम किस फील्ड में बेटर है, कौन सा सब्जेक्ट, अगर उस फील्ड में घुस गए, कोई सी जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसका फॉर्म भर दिया है, देखो टेस्ट लगा कर किस सब्जेक्ट में हम कम है, हमारा स्कोर कम आ रहा, तो उस पर मेहनत करो, उससे दूर मत भागो। और गणित का तो और साइंस का तो मैंने बता दिया, अब घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पढ़ो, आपको कुछ भी कमी हो सब पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। हवा नहीं है ये चीज, जब सीखने की कोशिश करे सब चीज कर सको। और गणित तो नंबरों का खेल है। जब नंबर सिस्टम पढ़ा मैं उस पहली क्लास में, आप नंबरों से खेलना सीख जाओगे। आपका 40 से 50% कंपटीशन का मैथ वहीं खत्म हो जाए नंबर सिस्टम में, अगर उसे ठीक से पढ़ लिया जा। कंपटीशन का जादू ही जादू मानना चाहे, मैं उसे मैजिक बोल रहा करूँ। कंपटीशन का जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है वो मैजिक है, वहां से हमारा बेस बन के खड़ा हुआ है, वहां से हमारी नींव बने, जड़ मजबूत हुआ है वहां से। उसे जितना अच्छी तरीके से, जितना धीरे धीरे आप पढ़ लोगे उतना आगे बढ़ोगे। मैथ में उतना मार कभी भी आप खाओ नहीं। बहुत सारे टॉपिक है आपके लिए, बहुत सारी नॉलेज आपको एक्स्ट्रा भी देता रहूंगा, जिससे आपकी नॉलेज बूस्ट हो गए और आप एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर सको, आपकी सोचने की क्षमता बढ़े उन क्वेश्चनों को देखते हुए। अच्छा बहुत हो लिया है, क्लास लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, शायद कर भी दिया होगा, बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच योग बताना आपको। अब देखो बहुलक क्या हो, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो रही हो। इसमें देखो 6 3 8 4 3 11 7 4 5 4 ये है। इसमें कौन से डिजिट की सबसे ज्यादा आवृत्ति हो रही? 6 की नहीं हो रही। 3 8 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 3 बार हो रही सबत्ती, 4 तबत्ती और किसी की नहीं हो रही। देखो 3 एक बार है, 2 बार, 2 बार ही है 3, लेकिन 4 1 2 3 3 बार हो गया, 4 3 बार हो गया, लेकिन 3 2 बार ही है। जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति हो तो इसका मतलब बहुलक हो गया हमारा 4। माध्य क्या हो? माध्य औसत के वर्ग की तरह ही हो, सारों को जोड़ के जितने पद हो उतना था भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े हैं, सारों को जोड़ो 10 था भाग दे दो। अगर 11 होते तो सारों को जोड़ के 11 था भाग देते, 12 होते 12 था भाग देते। जोड़ो 6 3 9 और 8 कितने हो जाएंगे? 17, 17 और 4 7 और 4 11 हो 21, 21 और 3 21 और 3 24 और 11 35, 35 और 7 कितने हो जाएंगे? 42, 42 और 4 कितने हो जाएंगे? 46, 46 और 9 5 और 4 9, 46 और 10 56। लेकिन हमें 9 जोड़ने थे तो कितना हो जाएगा? 55। आंकड़े कितने थे? 10, तो 55/10 5.5 क्या आ गया आपका? माध्य आ गया। माध्यिका क्या हो? माध्यिका हो आपको इन्हें सीक्वेंस में लिख लेना, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, बीच वाले पद को पकड़ लेना। अब आप कहोगे बीच वाला पद कौन सा? बताऊंगा, पहले इन्हें सीक्वेंस में लिखो। सीक्वेंस में चलो अलग कलर के मार्कर से लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या देखेंगे 3 है, एक बार आ गया 3, 2 बार आ गया 3, उसके बाद 3 हमने ले लिया। 4 है, 4 4 4, 4 भी हमने ले लिया। उसके बाद 5 है, फिर 7 है, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, कौन सा बचा? 6 6, 5 है, उसके बाद 6 है, फिर 7 है, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। उसके बाद 8 और 11 है, 8 और 11 है, कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हो गए। अगर 11 होते 5 आगे छोड़ देते, 5 पीछे छोड़ देते, छठा पकड़ लेते, लेकिन 10 पद हो गया। अब करे क्या? 4 आगे छोड़ दो, 4 पीछे छोड़ दो, तो बीच के कौन से बचे? ये बचे, इनका माध्य निकाल लो। 5 और 4 का माध्य कितना हो? 4.5 हो जाएगा भाई। आधा निकाल के इसमें गेल तो दोनों 4.5 हो जाएंगे। दोनों को जोड़ के 5 और 4 9 के आधे कितने हो जा? 4.5। तो 4.5 आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी माध्यिका। माध्यिका आपकी हो जाएगी 4.5। सारों को जोड़ दो, 4.5 और 5.5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 और 4 14। तो इनका योग पूछा था, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 14। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा ऑप्शन है 14। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर आपको लगा दिया, और देखो सिंप्लीफिकेशन का मुजबान नहीं करे।
सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या रह गया है, पहला छोटा कोष्टक हल कर रख रहे हैं, फिर मंजिला, फिर उससे बड़ा बोडोमास होने, पहला ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट सोल्व कर रहा है, फिर ओप सोल्व कर रहा है। ओप जो लिखा रहा है का की, ये लिखा रहा है का लिखा हुआ है 5 का 6/5 बताइए, ठीक है। तो 5 का मतलब गुना ही हो, लेकिन पहला उसे सोल्व कर रहा है। उसके बाद फिर डी है डिवाइड, भाग सोल्व करेंगे। उसके बाद बोर्ड मास हो BODMAS, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड जोड़, और फिर सब्सट्रैक्ट घटा, ठीक है। ये सोल्व कर रख रहा है। एक बार वाला भी आ गया आपको, ये तो ब्रैकेट हो गया, पहला सबसे छोटे वाला, फिर उसके बाद मंझले वाला, फिर उसके बाद बड़े वाला, बस। और ही ज़्यादा बताते नहीं तो सब हम सारे चीज़ जानो, ठीक। इसका पहले ये वाला चिन्ह आंक रहा है, इसे भी सोल्व कर रख रहा है, ठीक। मिटो दो भी से देखो। तो सबसे पहले कोष्ट में जाएंगे। कोष्ट में क्या है, सबसे लास्ट में दे रखा 60 माइनस के 36 भाग 12 गुना 4। इस कोष्ट को तो हम सबसे पहले छोटे को सोल्व करेंगे, लेकिन इस कोष्ट के भीतर पहले किस चीज को सोल्व करेंगे, वही बोडोमास के नियम से पहले भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुना को, फिर माइनस को। 36 को 12 तक भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3। 3 की 4 में गुना करेंगे 12 हो जाएगा। 60 में तो 12 निकलेगा, कितना बचेगा, 60 में तो 10 गए 50 और 2 गए 48, तो 60 में तो 12 निकल गया, 48 बचा। 12 है आपके 56, स्क्रीन में दिख रहा है आपको 56 है। तो 56 में से जब आप 48 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 48 और 10 58 हो जा, 8 बचेगा, ठीक है। 56 में था जब 48 को घटाओगे 8 बचेगा। अब 8 बचेगा, उससे बाहर क्या है 48। 48 में तो 2 बार 8 को घटा, कितना बचा 40। अब 40 से 80 को भाग दिया, बार 80 था तो आंसर आ जाएगा 2, तो चौथा आंसर हो जाएगा आपका 2। तो थोड़ा मुझबानी भी करने की कोशिश करा करो, इस तरीके का हो जाकर है, ठीक। अगला क्वेश्चन जोड़ घटाया इसलिए नहीं करवाया, और सिंप्लीफिकेशन में देख लियो, ठीक। तुम तो होशियार बच्चे हो। देखो 3/4 प्लस 3/4 है, आपको दिख रहा सबसे छोटा कोष्टक यू है। 3/4 प्लस 3/4 एक ही संख्या, 2 पर जुड़क रहा है, 2 गुनी हो जा, तो 2 गुना 3/4 भी लिख सकूं मैं इसे। इब्नू ना करियो, 3/4 प्लस 3/4, एलसीएम ले लिया 4, 3 प्लस 3, 3 और 3 6/4। ये भी इतने बच्चे नहीं रहे तुम, ठीक। आपने देखा 3/4 3/4 जुड़ रही है एक ही संख्या, x x जुड़ेगी 2x हो जाएगी, 5 5 जुड़ेंगे 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, 15 15 जुड़ेगी 15 का 2 गुना 30 हो जाएगा। तो 3/4 3/4 जुड़ रही, तो 3/4 का 2 गुना 3/4, 2 था 2 कट गया, 3/2 आ जाएगा। तो सबसे छोटा कोष्टक हल करा हमें, 3/2 आ गया। अब इसके बाहर क्या आता है, इसके बाहर था 3/4 भाग 3/2। अब भाग का चिन्ह हटा के इसे पलट देख रहा है, गुना का लगा देख रहा है। जब गुना का चिन्ह लगावेंगे इसे कितना कर देंगे 2/3, 3 से 3 कट गया, इसका काटता कितना आ गया 1/2, 1/2 आंसर आ गया। लेकिन इससे पहले 3/4 हो रहा है, 3/4 प्लस 1/2 ये हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, या फिर एक काम कर ले करो, हर बराबर कर लो। हर बराबर करने के लिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 3 और 2 5/4, ये आ गया 5/4 आ गया। ये सबसे बाहर एक 3/4 और रह गया, तो 5/4 और 3/4 8/4 आपका आंसर आ जाएगा 2। तीसरा ऑप्शन 2 है इसका। ये तो मुझबान नहीं होगा, ना तो पेंसिल चला भी नहीं करते नहीं लिए तो 2 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक संख्या का 38% 133 है, तो संख्या बताइए। सीधा सा क्वेश्चन है, 38%, तो आप संख्या 100 यूनिट मान लो ना, 100 यूनिट का 38% 38 हो जा। भाई संख्या 100 यूनिट मान लो, तो 100 यूनिट का 38% कितना हो जाएगा 38 यूनिट हो जाएगा। तो सीधी बात है 38% 133, यानी कि 38 यूनिट 133 के बराबर है। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 1 यूनिट 133/38 और 100 यूनिट बराबर हो जाएगी 133
बटे 38 गुणा 100। हाँ जी, कैलकुलेशन भी करवा के दिखा दो। सोच रहे थे तो ये तो खुद कर लेख रहा है। 19 दूनी 38, तो 19 तक काटेंगे, कौन सी मारनी चल जाएगी, 19 सत्ते पढ़ याद कर लियो। तो 700 बटे 2 350, कितना आंसर आ जाएगा 350 दूसरा। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन में ना सोचा करो भी। आप देख रहे होगे एग्जाम में ये जो रेलवे का है इसमें थोड़ी बहुत ही वो आई, एक दो आया टफ क्वेश्चन, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन आते जा रहे। तो बहुत आसान आवे एग्जाम में, इतना ज्यादा तड़क भड़क नहीं आता। एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर रखेगा भी जिसका आप घबरा जाओ, उसमें टाइम वेस्ट कर दो। और इतना कोई सा दूसरा बंदा जाकर 5 क्वेश्चन साइंस में ठीक करके आ जाएगा, आपका 10 नंबर का वैसे छूट जाएगा। जो वे 5 ठीक करने होंगे इतना आपने छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं थोड़े टफ लेवल के, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाओ, पूरा क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद दोबारा आओ। अब बता दो कि कहता आऊंगा नहीं, अब मेरा सारा एग्जाम क्लियर हो रहा है, देखूंगा अब पतोरूंगा तुझे। तो ठीक, फिर आपका माइंड में सब स्ट्रेस खत्म हो जाए, तुरंत चुटकियों में करोगे। कितना भी हार्ड क्वेश्चन, कितनी भी लैंग्वेज बदल रखी हो एग्जामिनर में, अगर आपका बेसिक कमजोर नहीं है, बेसिक मजबूत है, तो आप उसे तुरंत सोल्व करोगे, बेशर्ते आपका पूरा एग्जाम हो चुका हो। अगर एग्जाम हो नहीं पाता, चाहे आप धुरंधर भी हो, आपके माइंड पे स्ट्रेस रहे, तो हमेशा हल्के हल्के क्वेश्चन सोल्व करने में, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे मैथ के, तो आप 25 प्लस क्वेश्चन आसान सोल्व कर लोगे। 5 क्वेश्चन बाद में जाके करिए हो, ये पूरा एग्जाम कर ले। तो ये बढ़िया तरीका हो, एक बहुत बढ़िया रणनीति हो। तो इसकी आदत बदलो, इस रणनीति को, अपनी रणनीति को बदल के इस रणनीति को अपनाओ, फिर देखना है एग्जाम कैसे चुटकियों में आप करोगे। कहना है बहुत से कि गलत तो गलत है, एग्जाम में नहीं हो पाते, यही कमी है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, माध्यिका बतानी। अब माध्यिका मैंने अभी बताई थी, सीक्वेंस में रख दो, आरोही अवरोही में रखेंगे, बीच का पद चुन लेंगे। कितने पद है इसमें, 1 2 3 4 5 6 पद है। 2 एक तरफ छोड़ दिया, 2 एक तरफ छोड़ दिया। देखो मैं सीधा सीक्वेंस में लिख रहा, 12 12 13 14 16 और 18, ठीक है। तो 2 एक तरफ छोड़ दिए, 2 एक तरफ, इनके बीच का वो माध्य निकाल लो, कितना हो जाएगा 13.5। तो चौथा आंसर इसका, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका 13.5। अगला क्वेश्चन, कौन सी अपरिमेय संख्या है योद्धा बेंच में। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसी चीज में चल रही है, हम नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पढ़ो। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, अपरिमेय संख्या इतना बताऊंगा, अपरिमेय संख्या ज्यादातर आपको रूट में मिले है, ठीक है। अपरिमेय संख्या ज्यादातर आपको रूट में मिला है, जैसे हम √3 इसे आप सोल्व नहीं कर सकते, पूर्ण वर्ग नहीं होता रूट के अंदर, हो तो बहुत सारी चीज, इब्नू ना का यू मास्टर जी को पता ही नहीं बस इतनी, उसमें वहां जाकर हम तब पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए सोच लो, अपरिमेय संख्या ये हो जिनका रूट हम पूरा प्रॉपर निकाल नहीं सकते, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती वे, उनका वर्गमूल पूरी संख्या में हम नहीं ला सकते। जैसे 4 का वर्गमूल हो गया 2 आ गया, ये क्या है, परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिख सके। इन अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ना तो कभी पॉइंट के बाद संतुष्ट होती, ना इनकी आवृत्ति होती। जैसे पाई का मान देखो, लिखो पाई की रियल वैल्यू पता होना चाहिए, कंपटीशन में जा रहे पूरी स्क्रीन भरी आ जाएगी पौने की। आज तक कोई कंप्यूटर पाई की रियल वैल्यू नहीं बता पा, कोई अरबों खरबों तक निकाल दे डिजिट तक, लेकिन पाई की रियल वैल्यू नहीं, चलती जा, ना उनकी आवृत्ति होती। जैसे मान के चलो 2, ये 1.4 3 2 5 6 7 8 9 3 7 9 4 2, कभी आवर्ती नहीं हो, डिजिट अलग लगाते चले जाएंगे, और कभी ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या, इन्हें हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसे हम अपरिमेय संख्या बतानी, तो हमें देखना है इसमें किस चीज का हम पूर्ण वर्ग नहीं कर सकते। 1024 दे दिया, 1024 के टुकड़े कर लो, देखो 512 गुना 1024, 512 के टुकड़े कर लो, 8 8 64 8 512, 8 की क्यूब हो, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 2, ये 8 की क्यूब को 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 3 3 6 3 3 9 और 1 10, तो 2 की पावर 10 भी तो लिख सकूं मैं।
3 पावर यहाँ आएगी, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 दिए 9 और 1 पावर यहाँ, तो 10, तो 2 की पावर 10 हो 1024। अगर मैं 2 की पावर 10 में रूट में लिख दिया 10, तो रूट का मतलब हो, इसका मतलब है मैं इसे ऐसे लिख सकूँ 2 की पावर 10 का 1/10, 10 था 10 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, पूरी वैल्यू आ गई। तो परिमेय संख्या है। तो इसी तरह तीसरा ऑप्शन देखो, 1024 का वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का मतलब है 1/2, 10 की घात का 1/2 करेंगे, 2 की घात 5 आ जाएगी। इसी तरह वर्ग आगे है, यहाँ 5 लिख रहा, तो 10/5 करोगे, 2 की घात 2 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है, यही लिख दो, इसे मिटो दो, दूसरा ऑप्शन ये है। इसका मतलब क्या है, 2 की घात 10 की घात 1/4। अब 4 से 10 को भाग दोगे, घात आवेगी पॉइंट में, और घात पॉइंट में आने का मतलब है या कभी भी प्रोपर संख्या पूर्ण संख्या नहीं आवे तो अपरिमेय संख्या होगी। तो आपका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 15,625 का वर्गमूल बताइए। बहुत बढ़िया ट्रिक है 15,625। इस बहाने आप एक बहुत बढ़िया लॉजिक समझने वाले हैं। 15,625 का आपको क्या बताना, वर्गमूल बताना। देखो जिस भी संख्या के पीछे 5 हो, जैसे 15, 25, 35, स्पीड था बता, ज्यादा डिटेल में बात आगे करेंगे नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में जो मैं फिर क्या बता रहा आपको, योद्धा बेंच में चल रहा नंबर सिस्टम, डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो। ठीक, अब देखो 5 का वर्ग करेंगे 25, एक तो अगली संख्या कितनी हो 2, तो 1 दूनी 2, 5 का वर्ग करेंगे 25, 2 तो अगली संख्या कितनी है 3, 2 तिये 625, 5 का वर्ग करेंगे 25, 3 तो अगली संख्या 4, तो 3 चौक 12। इसी तरह 5 का वर्ग करेंगे 25, 5 तो अगली संख्या 6, 5 छंगा 30, 5 का वर्ग करेंगे 25, 6 तो अगली संख्या 7, 6 7 42। इस तरह आ जाओ। तो आपने देखा अच्छा 25 आ रहा, तो कहीं ना कहीं पीछे 5 वाली संख्या का वर्गमूल है, वह वर्गमूल 5 वाली संख्या का होगा जी भी, तो 25 आएगा। ऑप्शंस की हेल्प ले लो। ऑप्शंस दे रखा आपको 125, 145, 150 और 135। ये तो कट जाएगा। 5 का वर्ग करा 25, 12 के जब 13 में गुणा करेंगे, 13 दूं 12 है 36, 3 12 एकम 12, 3 15, इसी में ताल लगी पहले में, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 125। इसका करके देखियो 5 5 25, 14 की 15 में करोगे इसका फालतू आ जाएगा। ठीक, तो आपका केवल पहला ही ऑप्शन आ गया 125, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर समझ में ना हो तो वीडियो को बैक करके देख लो, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी, बार बार मैं नहीं बता सकता। और अच्छे से समझने के लिए आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैप्टर वाइज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही बैच में 2 प्रीवियस ईयर चलक रहेंगे, साइंस का भी मैथ का भी। इसी तरह आपका दूसरे में चलक रहेगा साइंस का भी मैथ का भी योद्धा बैच। और योद्धा में सच में बनाने वाला आपका, अगर आप देखो द्रोणाचार्य के पास अर्जुन भी पढ़े थे, दुर्योधन भी पढ़ा था, भीम भी पढ़ा था, अर्जुन ही क्यों सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जा, क्योंकि उसमें लगन थी कुछ करने की, आगे बढ़ने की। केवल मार्गदर्शन कर सके गुरु, मैं केवल मार्गदर्शन कर सकूं, रास्ता आपको बता सकूं, आगे बढ़ना कितनी मेहनत करनी वो आपको करनी। कभी भी ये मत सोचियो मैंने क्लास ले ली काम हो गया, कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऑफलाइन की बात हो चाहे ऑनलाइन, जो आप पढ़ो उसे अगर 1 घंटे पढ़े रहे तो 3 घंटे उसे खुद को टाइम दो पढ़ने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। अगर एग्जाम में नंबर डालना नहीं डालना कोई बात नहीं, लगे रहो, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक और बात कहना चाहूंगा, वीडियो केवल वही देखियो जिसे सच में मेहनत करनी होगी। मैं उन बंदों को नहीं चाहता कि देख के और भाग गए 1-2। तो आप अगर सच में सीरियस है, आपको जॉब लेनी, आपको प्रॉफिट दिख रहा, तो वीडियो देखियो, वरना ये नहीं कि भाग गए। ऐसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना मुझे है कि वॉच टाइम बढ़ जाएगा या लाइक कर जाएगा व्यूज आ जाएंगे, नहीं। 10 बंदे आवेंगे 10 को पढ़ाऊंगा, पैसों के लिए स्टार्ट नहीं करा। इतना है कि ये आपका मार्कर का खर्चा चलता रहो, लगातार पढ़ाता रहा, ठीक।
और वैसा अभी तो कुछ आने वाला भी नहीं। तो जितना आपको मेहनत करोगे इतनी मेहनत आपके साथ करूँगा, लेकिन बेशर्ते आप मेहनत करने चाहिए। ऐसे बंदों की ज़रूरत नहीं आए भाग्य, कभी इधर कभी उधर। कभी फुर्सत में बात करेंगे क्या दिक्कत ऑनलाइन की क्लासेज की, क्या दिक्कत इतने सोर्सेज होते हुए हम क्यों नहीं पढ़ पाते। तो बहुत सारी बातों के लिए कभी फुर्सत में संडे और सैटरडे की आपकी छुट्टी रहा करेगी, तो उसमें इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोर भी होली होगा। आप सिंप्लीफिकेशन का है, देखो कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका होमवर्क है जो ये सिंप्लीफिकेशन का। मैं देखना चाहूंगा कितने सीरियस स्टूडेंट पढ़े लग रहे। आपका ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपका होमवर्क है और इसका आपको आंसर बताना है। मैं देखता हूँ कितने सीरियस स्टूडेंट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है सिंप्लीफिकेशन का। देखता आप पे कितना आवे, आपको कितना अब तक सीखा, कितना आगे सीखने वाले। लेकिन घबराइए ना अगर गलत उत्तर है, मैं यही हूँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बेशर्ते आप सीखने वाले चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकंड में अन्य 15 मीटर की यात्रा करती है, औसत गति। औसत गति क्या हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुल दूरी बटे कुल समय। भाई तुम अपने मामा के गए 60 किलोमीटर की दूरी पर गए, 3 घंटे में पहुंच गए। 60 किलोमीटर दूर गए, कितने घंटे में पहुंच गए, 3 घंटे में पहुंच गए। तो आपने पूछा अच्छा भाई कब चला था, अब जी मैं 12 बजे चला था। तारे मामा ने देखा टाइम, अच्छा अब तो 3 हो लिए, बहुत टाइम लग गया, 3 घंटे लग गए। और कहाँ जी दूर भी था, दूर कहाँ है, 60 किलोमीटर है। हाँ जी बस मैं आराम आराम था यार। तो उनने देखा अच्छा 20 की स्पीड था यार, क्योंकि 60 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा है, 1 घंटे में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 की स्पीड था। बोला नहीं जी 20 की तो ना, अब 20 की नहीं आ, 3 घंटे लगे। अगर नहीं कभी 20 हो जाती, कभी 10 हो जाती, कभी 5, कभी 40, कभी 50। तो इसका मतलब वो अलग अलग स्पीड था। या क्या होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल। कुल दूरी उनने 60 किलोमीटर तय करी, कुल समय उसे 3 घंटा लगा, तो या उसकी एवरेज स्पीड होगी। वो 20 की स्पीड था नहीं, वो 5 की स्पीड था भी, 10 की स्पीड था भी, 15 की, अभी 50 की भी, एक आध जगह हवा में भी उड़ना सोचा, 60-70 भी भगाई। ठीक, तो इसका मतलब उस सारों का एवरेज, कुल दूरी को तय करने में कुल कितना समय लिया, वो आपकी औसत चाल हो। समझ गए। अब उनने कुल दूरी कितनी तय करी, 23 मीटर और 15 मीटर। 23 और 15 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 मीटर की कुल दूरी तय करी कितने समय में, 3 सेकंड एक ली, 2 सेकंड एक, 5 सेकंड ली। 5 सतह 35, 3 5 जगह 30, 7.6 मीटर प्रति सेकंड का उसकी औसत स्पीड आ गई, 7.6। अब आप कहोगे मीटर प्रति सेकंड तो नहीं लिख रहा जी, बस अगर इतना भी तुम्हें नहीं पता तो छोड़ दो पढ़ना। 7.3 मीटर बटे में सेकंड है, इसका मतलब यू ऊपर चला जा माइनस का हो जाएगा, इसे 7.6 मीटर सेकंड की घात -1 भी लिख सके हम। ठीक है, समझ गए। कोई बात नहीं, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं, सीखने वाले चाहिए। कुछ ऐसे भी रहेंगे फ्रेशर देख के लग रहे तो सीखो। ठीक, यहाँ पर आपका एक और फायदा, अगर ऑफलाइन कंपटीशन में तैयारी करने जाते हो, बहुत से बैठे रहे वहां 10-10 साल पुराने, पेट छोड़ डर नु बैठे रहे पीछे, क्वेश्चन तारते नहीं, अनु कहे यू आ गया जी, आधे तो देख देख बताऊ जा वही। वे जो फ्रेशर हो गए घबरा जा, भाई यहाँ नहीं नंबर आने वाला, भाग चला। मैं अपनी बता दूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने भी सीखा कहीं। मैं भी सोचा गुरु था मास्टर को पढ़ाते हुए कि क्या मैं इससे ऊपर जा सकूं, या नॉलेज गेन करने के लिए या नॉलेज प्राप्त करने के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शायद इतनी कभी नहीं होगा, 10 साल लग जाएंगे फिर भी नहीं होगा। और सीरियसली अगर मैंने देखा होगा 15 तक तो मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा करा था, तो वो सॉरी 18 तक तो उसके बाद ही मैंने 18 के बाद फिर 20 तक आपने देख भी रहे लॉकडाउन लग गया, तो मैंने कुल 1-2 महीने ही कोचिंग ली ऑफलाइन, तो खुद से ही एनालिसिस इधर उधर से सोर्सेज निकाल के। इसलिए मेरा मेथड किसी एक टीचर से मिलता हुआ नहीं मिला है, सब टीचर का मिक्सर मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ मेथड खुद के भी मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिले, तो मेरे मेथड सबके मिलेंगे, सब चीज़ मिक्सर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके टाइम दे के मैंने
किताबों को जब गेन कर रखे और मैं चाहूँ ये नॉलेज आप भी गेन करो। ठीक, तो मेहनत करो, सबसे ऊपर हो मेहनत, और आपके साथ तो मैं भी हूँ। ठीक, तो आप भी एक दिन 1 साल मेहनत कर लो, अच्छे अच्छे धुरंधरों को आप चुटकियों में पीछे छोड़ दोगे। तो इसका आंसर आपको बताना था। अगला देखो। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। पहला छोटा कोष्टक, फिर इधर वालों का छोटा कोष्टक, बीच में भाग का निशान है, भाग दे दियो। इसे भी आपको होमवर्क में करके लाना। ठीक है, होमवर्क में इसका आंसर लाना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी। ठीक, जितने भी सीरियस स्टूडेंट हो, भले ही एक हो, एक करियो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप मेहनती होने चाहिए, पढ़ने वाले होने चाहिए। अगर वीडियो बड़ी हो रही तो बीच में रोक के काम धंधा करके दोबारा पूरी कर लो, बनते स्टार्ट करके, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पारस की पतरी सी धोवेंगे, इसलिए शुरू करा मैंने। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा 4/11 के बराबर नहीं है? 32/88 दे दिया, 84/209 दे दिया, 64/176 दे दिया, और 20/55 दे दिया। 20/55, अब देखो 5 तक आटा 4/11 आ गया, 4 आना कहीं तक काटेंगे, 8 चौक 32, 8 तक आटा 4/11 आ गया। इसा काटा 16 तक आटा, 16 चौका 64, और 16 तक आटा 4/11 आ गया। यू कभी भी कट के 4/11 नहीं आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना पूछा 4/11 के बराबर कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का नहीं कह सकते, हाँ मीडियम सा है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से त्रिकोणमिति को तो देख के ऐसे डर जा, पता नहीं के साइन कोस थीटा के आ गया, के बबाल है, कुछ नहीं, सब पढ़ोगे, बहुत आसान है। देखो फिलहाल, लेकिन आपने सब सीख रखा होगा, कुछ प्रेशर है वे डर जा। tan a बराबर कितना हो जाएगा? √3 + 2, tan a √3/2, और tan a माइनस कोट a, tan a माइनस के कोट a। आप कमेंट बॉक्स में भी लगातार पढ़ते हुए वीडियो कमेंट करते रहो, परिमाण चल रहा तो आप लगातार इसमें कमेंट भी डायरेक्ट भी करते रह सको, मैं देखो जाऊंगा कौन सा सही कर रहा कौन सा गलत लाइव। ठीक है, और आपको सॉल्यूशन भी सजेशन भी देता रहूंगा, तो हो सके तो लो प्राइमर जब लगे 7-9 बजे से मैं सोच रहा है इस क्लास को स्टार्ट करने की, एक दिन पहले बता दूंगा। 15 तारीख से आने वाला है ना, तो एक दिन पहले मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा, तो आपको बता दूंगा मैं कि क्या कितने तारीख से आपके कितने बजे से आने वाला ये सीरीज। ठीक, परिमाण रहेगा, कमेंट आप लगातार लाइव की तरह कर सको, मैं आपको देखता रहूंगा, सजेशन भी देता रहूंगा। tan a माइनस कोट a का मान आपको बताना। ठीक है, tan a की वैल्यू आपके दोहरा आ गई, अब जी आप कहोगे tan a की वैल्यू दी, कोट a घटा दी, अब कोट a कहाँ था लाओ, बट tan a कोट a का उल्टा हो मेरे भाई, तो tan a कितना हो? tan a बराबर हो 1/कोट a। अच्छा यह बात है, हाँ जी यह बात है। ठीक है, तो tan a दे दिया आपका 1 √3/2, √3 + 2, तो कोट a कितना हो जाएगा? कोट a हो जाएगा आपका 1/√3 + 2, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। ये आपने 10वीं में पढ़ा होगा, अगर ढंगता पढ़े हो, यासी ना करी हो, इधर उधर ना भटकते फिरते हो। 10वीं में आजकल तो मजे में रह, पढ़ते ही नहीं। तो इसका संयुग्मी का प्रयोग कर लेंगे। संयुग्मी क्या हो? इसका चिन्ह बदल का ऊपर नीचा कर देख ले, √3 - 2 बटे √3 - 2 के ऊपर नीचा गुणा कर दी। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि वो कट के फिर आ जाएगा रेमांस में, कुछ भी गुणा कर लो, लेकिन समान होनी चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। a + b a - b का फॉर्मूला बन गया। जब a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, -2 का स्क्वायर -4, तो 3 - 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 2, 3 - 4 -1 की गुणा इसमें करेंगे 2 - √3 आ जाएगा। 2 - √3 किसकी वैल्यू आ गई? कोट a की वैल्यू आ गई। tan a की भी वैल्यू आपको पता, जब माइनस करोगे तो माइनस में यू माइनस हो जाएगा, यू प्लस हो जाएगा, √3 हो जाएगा कितना? 2√3, और यू -2 था +2 कट जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
करके देख लियो, सारा मैं नहीं सोल्व करूंगा। तो 2√3 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, ठीक। तो मजे में गरग रहा है, मजे में पढ़क रहा है। एक तो आप किसी भी पढ़ाई को सीरियस लेकर पढ़ना छोड़ दो। अगर वो है गणित पढ़ेंगे, वो है वो डर के बैठ वो गणित पढ़ेंगे सीरियस, वो बोलिए ना गणित पढ़ू लग रहा, समझ में नहीं आता कुछ नहीं यार, गणित पढ़ रहे आप, नंबरों का खेल है। किसी आदमी ने कल्पना करी थी 4 लकीर ना खींच के इसकी जगह 4 लिख दो। इसी तरह अगर इसमें 3 लकीर हो जोड़नी तो 3 लिख के जोड़ दो 7। सारी बतम्मा कहाँ था खेल है यो, मजा आवेगा जैसे पबजी में आवे आपका मजा, ठीक है। एक बार सीखो तो इसे, पबजी वबजी भूल जाओगे। असि ललक पड़े अगते हुए भी करोगे क्वेश्चन सोल्व, ठीक भाई सच्ची बता रहा, अपना एक्सपीरियंस बता रहा। क्वेश्चन डाउट आते ही खाते पीते उगते सोते जागते तुरंत करोगे, कहीं बैठे हो पेंसिल ढूंढते फिरोगे। और मेरे द्वारा पढ़ोगे घने क्वेश्चन तो 80% तो पेंसिल की भी जरूरत नहीं पड़े। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता मेरे द्वारा, अगर खुद की प्रैक्टिस करोगे, ठीक, तो थोड़ा पढ़ाई करो और मजा आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखो आपका, एक उपयोग किए हुए फोन को 7,260 रुपए में बेचने पर संजन को कुछ वर्ष पहले उसके क्रय मूल्य से 34% कम मूल्य प्राप्त हुए थे। यानी कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उससे 34% मूल्य प्राप्त हुआ था। देखो इसका बढ़िया सॉल्यूशन है, कॉस्ट प्राइस था जी 100 यूनिट, ठीक है, 34% कम हुआ, 100 का 34% कितना हो जाएगा, 34 ही हो जाएगा। तो कितना प्राप्त हुआ उसे, इसमें तो 34 घटा दोगे आप, 34 घटाओगे तो 30 गए 70 और 70 में तो 4 गए कितने 66 यूनिट में उनने बेच दिया। इसने ही तो बोला, मैंने कुछ नहीं करा भाई, क्वेश्चन ने बोल रखा, आपको बोल के बतावागा। भाषा देखो इसकी, भाषा सीखो। इन्ना कहा कि 34% कम मूल्य में बेच दिया उनने। वो बेचने पर उसे पता चला कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से 34% कम मूल्य उसे प्राप्त हुआ, यानी कि 66 यूनिट में बेच दिया। लेकिन 66 यूनिट में आपके अनुसार ही तो बेचा, अगर आप कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान रहे, जब वो 66 यूनिट में बेच दिया, अब उनने बेचा हुआ बता दिया कितने में बेचा, 7,260 में। इसका मतलब 66 यूनिट 7,260 के बराबर है। यूनिट मेथड है, सीख रखा होगा आपने। अगर नहीं सीखा तो फिर का बता डिस्क्रिप्शन पहुंच जाओ, ठीक। 5% लाभ अर्जित करना, अब आपको पता 66 यूनिट है, 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस था, 5% अर्जित करना यानी कि 105 यूनिट में बेचना पड़ेगा। आपको पता 66 यूनिट इसने के बराबर है, 105 यूनिट निकालनी, वही सेब वाला हिसाब, 5 रुपए किलो सेब है, 10 किलो कितने के जाएंगे, और 50 के आ जाएंगे। तो इसी तरह 66 यूनिट 7260 के है, एक यूनिट 7260 बटे 66 के हो जाएगी, और 105 यूनिट बतानी, 105 यूनिट 7260 बटे 66 गुना 105, 11 तक काट लो, 11 छिंगा 66, 11 छिंगा 66, आगे कितने बचे 6, 11 छिंगा 66, 660 बटे 6 यानी कि 110 गुना 105, 11 की गुणा सीधा हो जाएगी 5, 1, 5 और 0 5 और 1, और भाई आगे 0 या थी। 11 की गुणा करवाना सीखा नंबर सिस्टम में, डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओ कैसा हो गया इतनी जल्दी। तो कितना आ जाएगा 11,550। 11 की गुणा करवाना सीखा बहुत आसान तरीके से कैसे हो जाओ, मिटो दो इसे। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, आंसर दे दो इसे फटाफट। देख को लग रहा मैं परिवार में बैठा हुआ, किस किस के आंसर आ रहे, पढ़ा लाइव ना चल रही हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, औसत डिस्टेंस बताओ। पहले भी इसी तरह का करवा, 15 मीटर और 23 मीटर को जोड़ लेंगे, 38 हो जाएंगे, कुल है 5 सेकंड, तो 38 बटे 5 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, 38 बटे 5, 5 सते 35 और 5 छंगा 30, 7.6 आ गया। अब ध्यान देना बहुत से दूसरा ऑप्शन लगा देंगे, दूसरा ऑप्शन है सेकंड प्रति सेकंड, 7.6
प्रति सेकंड क्या है? प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड है भाई, मीटर प्रति सेकंड। इसलिए दूसरा ऑप्शन ना होगा, पहला होगा, क्योंकि इसके मात्रक को भी हम चेक कर लेंगे मात्रक क्या है। दूसरे ऑप्शन में सही मात्रक नहीं दे रखा। अब मात्रक क्या हो, फिजिक्स में पढ़ाऊं लग रहा, पहुंच जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में, मात्रक क्या हो सीख जाओगे, मैथ में बताने की बात नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो उसकी देखो क्वेश्चन कैसे होगा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा, अगले सेशन में जब लेकर आऊंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लास्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बोर भी हो चुके होगे, आप घर बैठ के कितने भी टाइम में कर लियो, टाइम लिमिट नहीं, इसे करियो अच्छे से, ठीक है। अगला सेशन जो मैं लेकर आऊंगा, अगला सेशन मैं सोच रहा साइंस का लेकर आऊं, इसी एग्जाम का, जो 27 सितंबर वाला ये एग्जाम है, ये मैथ हुआ, तो अगला सेशन साइंस में लेकर आऊं, ठीक। तो इसे सोल्व करो, और ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, आपके साथ 3-4 होमवर्क मैंने दे दिए, सबका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे होना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चे सीरियस है। मैं वायदा कर रहा आपको, बाहर जाकर किसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के वालों का पेट नहीं भरना, उन्हें हर महीने 500 रुपये फीस नहीं देनी, बिल्कुल फ्री में आप सीख सकते हो सारा गणित पढ़ाऊंगा A to Z लेवल, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक की बात करूंगा, कैट तक के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। घबराइयो मत, जब आप थोड़े धुरंधर हो लोगे आपका मजा आवे लगेगा। बेसिक से लेकर चलूंगा एडवांस तक, एक से एक क्वेश्चन आवेंगे, कोई सा क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं। SSC CGL तक के लेवल का करवाऊंगा, मेंस तक का, तो घबराने की कोई बात नहीं। जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, और अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे, तो आपका भी फर्ज करे, आपका भी फर्ज बना है कि आप भी थोड़ी मेहनत करो, पढ़ाई की मेहनत करो, और जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़े है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ाते हुए बहुत कुछ चीज सीखी आपसे, और आगे भी सीखता रहूंगा। तो जितना हो सके चीजों को आगे बढ़ाओ, खुद पढ़ाओ बच्चों को, अपने यार दोस्तों को बताओ, ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के बारे में बताओ कि अब शिक्षा का व्यापार नहीं प्रसार होगा, अब हमें ब्राइट फ्यूचर के साथ जुड़ना है, किसी बड़े बड़े संस्थानों के साथ नहीं, जो हमें नए नए कोर्स निकाल के और हमसे फीस ले लिया, वसूल लिया, और 1 साल का पूरा कोर्स रहा, और 2-4 महीने 3 महीने तो आपको रेगुलर बढ़िया तरीके से पढ़ा, फिर वे गायब हो जा, कहीं 5 दिन की छुट्टी, कहीं ट्रिप पे जा रहे, कभी कहीं जा रहे। तो आपको हर लेवल का एग्जाम, जितने आप सेशन बोल लोगे इतने सेशन आपको मिलेंगे, आपको 3-3, 4-4, 5-5 बोल लोगे 5-5 सेशन मिलेंगे। लेकिन आपका प्यार चाहिए, आपका लगाव चाहिए, और जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, जितना हो सके शेयर करो, अभी सब्सक्राइब करो, अगर अच्छी लगी हो, साथ में वो टाली सी दिखाई दे उस पर बटन दबा दियो, दोनों तरफ नु लाइन से आ जा, देख लियो तुम यूट्यूब में टेक्निकल हो रहे, तुम तो बच्चा बच्चा जाना है। तो अगर नहीं भी जानते होगे 5-7 साल का जाकर तो कोई सा पकड़ लियो, वो बता देगा क्या था होगा। सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, कुछ कमी दिखाई दो वह बताओ, कुछ कमियां है मैं आपको पहले ही बता दूं। एक तो मेरे फेस पर लाइटिंग की कमी है, जल्द ही ठीक करी जाएगी, और एक आपको थोड़ा जो भी कमी आपको दिखाई देगी वो आप बता देना, सॉल्यूशन होता रहेगा आपकी कमियों का। धीरे धीरे आपकी लाइव क्लासेज भी स्टार्ट होगी, ये फायर है, हालांकि इसमें भी आपको लाइव की फीलिंग आएगी, कोई ऐसी बात नहीं आपके मन में भ्रम बैठा दिया कि लाइव है तो आप अच्छा सीख सको। अरे वही है मेरे भाई, लाइव आगे पीछे भी नहीं कर सकते, इसमें तो आप आगे पीछे भी कर सको, ठीक है। तो लेकिन कोशिश करेंगे, अगर आप लाइव कहोगे हम भी आपकी कमेंट देखते रहेंगे, कितने स्टूडेंट सीरियस है, तो लाइव भी स्टार्ट करेंगे, एक वाईफाई वगैरह की सुविधा, एक थोड़े से हमारा परिवार बड़ा हो जाए उसके बाद लाइव भी स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अगर आप सहयोग देते हैं तो मैथ और साइंस तो मैं खुद पढ़ाने वाला, एक नई फैकल्टी भी, बेस्ट टीचर आपके लिए लेकर आऊंगा इसी फैकल्टी पे, अगर आप मेरा साथ देते हैं। भाषा में क्या दिक्कत है, आप ज्यादातर अभी तक मेरे साथ क्षेत्रीय लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय छात्र ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो भाषा पे आप अपनी भाषा में ज्यादा जल्दी सीख सको। आप कहीं के भी हो, जितना हो सके अपनी भाषा में सीखो, क्योंकि हमारा माइंड की पावर हमारी भाषा में काम करे। हम बचपन तक जो भाषा सीख रहे उसमें ज्यादा एक्यूरेसी दे हमारा माइंड,
ज़्यादा जल्दी कर उसे कवर कर पावे। तो भाषा वगैरह मायने नहीं रखती, गिलास में रखा पानी, गिलास मायने नहीं रखता, उसमें रखा पानी मायने रखे है। तो भाषा डिपेंड नहीं करती, ज्ञान डिपेंड करे। क्योंकि बहुत से कहे कि भाई पूरी देसी में पढ़ा यार, हिंदी में मत पढ़ा, बहुत से कहे यार शुद्ध हिंदी में पढ़ा, तो कन्फ्यूजन हो रहा था। तो आपको मैं अपनी बिल्कुल देसी टोन में पढ़ाऊंगा, जिस तरह मैं बोल लूँ, ठीक है। और क्षेत्रीय भाषा का भी थोड़ा विस्तार होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा से शर्माना नहीं चाहिए। जैसे आप देखो हरियाणवी भाषा है, अगर वे शर्माते तो वो वहीं की वहीं दब तक क्या रह जाती। बहुत सारी भाषा है जो क्षेत्रीय है, दब क्या रह जा। मैं चाहूंगी हमारे क्षेत्र की उन्नति के लिए हम अपनी क्षेत्रीय भाषा को साथ लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो जितना हो सके प्यार दो, साथ दो और जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। ये सेशन आप को सुबह 9 बजे आने की आया करेगा। अभी तक को तो पूरा आइडिया यही है कि सुबह 9 बजे 15 तारीख को सुबह 9 बजे आ जाएगा आपके पास में। लेकिन ऐसा कर लो 9 बजे नहीं, इसको लेंगे इवनिंग में। पहला आपका जो ये सारथी बेंच रहेगा इवनिंग में आ करेगा। इवनिंग में शायद 9 बजे ठीक रहे, तो इवनिंग में 9 बजे ले लिया करेंगे। रात को 9 बजे क्या लो लेकर सोल्व करके 1-1.5 घंटे का हो गया, 10:30-11 बजे सो गए आराम से। सुबह उठे 9 बजे आपको मिला करेगा कौन सा, योद्धा बेंच, ठीक है। योद्धा बेंच क्यों 9 बजे मिलेगा, उसमें कुछ आप नया सीखोगे, ठीक। बहुत शालीनता था, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बहुत सारी नई चीजें सीखोगे। और जब भी नई चीज सीखोगे खुद को खुशी महसूस करो अंदर से कि मैं आज कल के मुकाबले, कल अगर मान लो किसी का नाम रोहन है, मैं कल के रोहन से आगे बढ़ गया, मैं कल का रोहन नहीं रहा, एक कदम आगे बढ़ गया। धीरे धीरे एक कदम बढ़ाते जाओ, एक दिन आपके अंदर ज्ञान का खजाना होगा। आपके ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा धन की बहुत सबसे बड़ी कुंजी मानूं मैं ज्ञान को, ठीक है। आपके ज्ञान से आपकी बात लोग सुनना पसंद करेंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो बकवास छोड़ दो, आगे बढ़ने की सोचो। ये टाइम सबके साथ आवे कि हाँ मौज मस्ती यार दोस्तों के साथ गाली गलौज चल रही, ठीक है, सबका हुआ, ठीक है। तो उस वो मायने नहीं रखता, मायने रखा आप कितना सीख रहे, यह बात मायने रखा है। और एक और बात, सीरियस होकर मत सीखो, ठीक है। खुश रहो, क्योंकि जब हम खुश रहे हमारे माइंड की पावर बढ़ जा। एक मैं खुद नहीं बना रखी है, बोल रख रू कि हैप्पीनेस इंक्रीज द पावर ऑफ माइंड। हैप्पीनेस हमारी माइंड की पावर को बढ़ाती है। खुशी जो होती है, हंसी खुशी जो होती है, वो हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाया। तो खुश रहो, मस्त रहो, मस्ती भी करो, लेकिन मस्ती भी मैथ की भाषा में, साइंस की भाषा में करो, पढ़ते हुए की पढ़ाई की भाषा में मस्ती करो, मजा आ जाएगा। और साथ में चलने वाले, आसमान को छूने वाले आपके सपने जरूर सच होंगे, अगर आपको खुद पर विश्वास है, ठीक है। और एक और बात, अगर आप मेरे पास पढ़ रहे तो आप जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा उसमें कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हो, आप उसका महारथी होगे। केवल 3 महीने देखा देखो, 3 महीने बाद अपना खुद का एनालिसिस कर लियो। इतना कहना चाहूंगा, जितना हो सके शेयर करो। परिवार जितना बड़ा होगा हम उतनी नई नई चीज ला सकेंगे, आपके लिए नई फैकल्टी भी ला सकेंगे। और लाइटिंग वगैरह की सुविधा सब ठीक हो जाएगी। थोड़ा साउंड का इश्यू आ रहा होगा, बैकग्राउंड साउंड का, हालांकि उसके लिए पूरी कोशिश करी हमने, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आ रहा होगा वो भी दूर हो जाएगा जितना आप हमारा साथ दोगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।